नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय सिद्धि, जय महाकाल। तो कैसे हैं बच्चे आप लोग? मंजिल स्प्रिंट के अंदर ये हमारा फिजिक्स का आखिरी टॉपिक यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आप लोगों के जेई मेंस जस्ट स्टार्ट होने वाले, तो ऑल द वेरी बेस्ट। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक यूनिट्स एंड मेजरमेंट को। वन शॉट में पूरा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। इसके नोट्स आपको चाहिए हो जो हम पूरा लिखते हैं यहां पर, उसका पूरा पीडीएफ आपको चाहिए हो, ऐप फिजिक्स वाला ऐप पे जाकर आपको मिलेगा। ऐप को डाउनलोड करने का, और डाउनलोड करने के बाद मंजिल बैच वहां दिखेगा, उसको बाय करने का। बाय करना है, लेकिन चिंता मत करिए, पैसे नहीं कटेंगे, क्रेडिट कार्ड नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी फॉर्मेलिटीज के क्लिक करते ही वो बैच आपको सब्सक्राइब हो जाएगा। एक बार बैच सब्सक्राइब हो गया तो उसके अंदर की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आप उसके अंदर जाकर सारे पीडीएफ नोट्स देख सकते हो, असाइनमेंट्स देख सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है बच्चा लोग, तो बड़ा स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक यूनिट्स एंड मेजरमेंट को। ठीक है, ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चंस आते हैं। दूसरी बात, जो इसके क्वेश्चंस होते हैं वो काफी सिंपल होते हैं। तो एक ऐसा क्वेश्चन है, एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन भी आएगा और आसान भी होगा, ताकि आप कर डालो उसको। इसके अलावा इसी चैप्टर में जो पढ़ाया गया टॉपिक होता है डायमेंशन एनालिसिस एंड यूनिट्स, उसी के चलते हुए बहुत सारे हैक्स लगाकर क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हो, कि आप एलिमिनेट करते हो ऑप्शंस को कि अरे इसका तो ऑप्शन जो है इसका डायमेंशन से ही मैच नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन ही गलत हो गया। तो सारी डायमेंशंस, यूनिट्स वगैरह आपको इस चैप्टर में ही सिखाई जाती है। इस नजरिए से भी ये चैप्टर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जरा मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मैं अपने फोन का गला घोट दूं। चलो, ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर को। आइए, तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज की। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं। दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि फोर्स हो गया, वी कैन मेजर फोर्स, कितना फोर्स लग रहा, क्वांटिफाई कर सकते हो, 10 न्यूटन लग रहा कि 20 न्यूटन लग रहा। यस। जैसे कि एक्सेलरेशन, वी कैन मेजर द एक्सेलरेशन। पावर हो गया। जितनी भी फिजिक्स में आप क्वांटिटीज पढ़ रहे हो, सारी फिजिकल क्वांटिटीज ही हैं बेसिकली। ठीक है, तो क्या ऐसी भी कोई क्वांटिटी हो सकती है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते? कमेंट करके बताइएगा, क्या ऐसी भी कोई क्वांटिटीज हो सकती है जिनको हम मेजर नहीं कर सकते? बिल्कुल होती है ऐसी क्वांटिटीज। तो कमेंट करके बताइएगा कि ऐसी कौन सी क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, बट हमें उन क्वांटिटीज को पढ़ना नहीं है। हमें बात करनी है फिजिकल क्वांटिटीज की जिनको मेजर किया जा सकता है। फिजिकल क्वांटिटी को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक होती है फंडामेंटल, एक होती है डिराइव्ड, एक होती है सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर बेसिकली द रेफरेंस क्वांटिटीज, दे आर बेसिकली द बेस क्वांटिटीज, जिनको हम बहुत प्रिसाइजली डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये रेफरेंस क्वांटिटीज हैं, रेफरेंस क्वांटिटीज हैं which are defined precisely, which are precisely defined। बहुत ज्यादा प्रिसीजन के साथ उसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, इनको हमने बेस मान लिया, इनको हमने रेफरेंस मान लिया, और बाकी सारी क्वांटिटीज हमने इनके ऊपर बेस करके डिराइव कर दी है। ठीक है ना, इनके ऊपर बेस करके डिफाइन कर दी है। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज वो होंगी जो फंडामेंटल से डिराइव की जा रही हैं, फंडामेंटल के यूज से निकाली जा रही हैं। वहीं पर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होंगी जो ना फंडामेंटल है ना डिराइव्ड है, वो अलग ही क्वांटिटीज चल रही हैं। ठीक है ना, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमें फिलहाल 2 क्वांटिटीज लेनी होती हैं। पहला होता है प्लेन एंगल, जिसका अगर आप यूनिट की बात करें तो यूनिट होती है रेडियन। हर एक क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए एक यूनिट रहती है। जैसे कि आपका मास कितना है, तो आप बोलोगे मेरा मास है 50 किलोग्राम, राइट, 60 किलोग्राम, ऐसे बोलोगे, है ना भाई।
एंड में क्या लगाओगे, एक यूनिट लगाओगे। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की जो यूनिट है वो क्या होगी, प्लेन एंगल लिया तो रेडियन होगी, और अगर सॉलिड एंगल लिया जो कि आपके सिलेबस में है नहीं बट यूनिट मालूम होनी चाहिए, इसकी होती है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन होती है। ठीक है, तो अभी फिलहाल सॉलिड एंगल क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसमें जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको क्या जानना है, कुछ हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी और उनके बेस पर हम डिराइव्ड क्वांटिटीज को डिफाइन करेंगे। ठीक है ना, अच्छा, बट कौन सी क्वांटिटीज को फंडामेंटल मानेंगे, उनके लिए किन यूनिट्स को फंडामेंटल मानेंगे। यूनिट्स को भी हम ऐसे ही फंडामेंटल या बेस यूनिट्स डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि एक क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए बहुत सारी यूनिट हो सकती है। लेंथ, लेंथ हो गया, लेंथ के लिए आप मीटर भी यूज कर सकते हो, सेंटीमीटर भी यूज कर सकते हो, आप फीट का इस्तेमाल भी कर सकते हो, मतलब फुट का इस्तेमाल भी कर सकते हो चाहो तो देयर आर मेनी अदर यूनिट्स जो कि आप यूज कर सकते हो, बट उनमें से कौन सा यूनिट को आप बेस यूनिट लेके चलोगे वो डिपेंड करता है किस पर, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट्स को फॉलो कर रहे हो। तो वक्त में और जगह के हिसाब से अलग अलग ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स पॉपुलर हुए। ये 3 पॉपुलर मैंने सिस्टम ऑफ यूनिट्स के साथ आपका नाम लिखा है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इन तीनों में कॉमन क्या चीज थी, कॉमन थी कि जो यूनिट्स जो इन्होंने क्वांटिटीज ली एज फंडामेंटल क्वांटिटीज वो सबने सेम ली, मास, लेंथ एंड टाइम। इन तीनों सिस्टम्स ने मास, लेंथ एंड टाइम को ही फंडामेंटल मानकर चला, और उसके हिसाब से सीजीएस यूनिट्स में C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड्स फॉर ग्राम, S स्टैंड्स फॉर सेकेंड, MKS में M स्टैंड्स फॉर मीटर, K स्टैंड्स फॉर किलोग्राम, S स्टैंड्स फॉर सेकेंड्स, FPS में F स्टैंड्स फॉर फुट, P स्टैंड्स फॉर पाउंड एंड S स्टैंड फॉर सेकेंड। ये 3 डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, और ये जो तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट्स आ रहे हैं, इन तीनों ने ही 3 क्वांटिटीज को फंडामेंटल माना, और वो 3 क्वांटिटी कौन सी थी, मास, लेंथ एंड टाइम। इन्होंने जिन यूनिट्स को फंडामेंटल माना वो अलग थी, किसी ने किलोग्राम को लिया तो किसी ने ग्राम को लिया तो किसी ने पाउंड को लिया। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग समय पर ये सिस्टम्स आए, बट धीरे धीरे ये सिस्टम और इवॉल्व हुए, और फिर एक मेजर स्केल पर, एक मास स्केल पर बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर एक सिस्टम बनाया जिसका नाम था सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल, या इसको हम बोलते हैं SI सिस्टम में कुल मिलाकर 7 क्वांटिटीज को फंडामेंटल लिया गया, 7 क्वांटिटीज को फंडामेंटल लिया गया। जब इन 7 क्वांटिटीज कौन कौन सी थी, मास थी, लेंथ थी, टाइम थी, करंट था, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इन सात क्वांटिटीज को फंडामेंटल माना गया। ठीक है, तो मास के लिए यूज किया गया किलोग्राम। अब कौन सी यूनिट्स मानी गई, किलोग्राम। एसआई सिस्टम जो है इंडिया भी उसको ही फॉलो करता है, इंडिया ऑल्सो फॉलो एसआई सिस्टम। तो मास के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, करंट के लिए एम्पेयर, टेम्परेचर के लिए केल्विन का के, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला। ये 7 यूनिट्स का, इन 7 क्वांटिटीज को फंडामेंटल लिया गया एसआई सिस्टम में। अब बहुत सारी कंट्रीज इसी को ही फॉलो करती हैं, हम भी इसी को फॉलो करते हैं, यहीं से आगे हम बात करेंगे। तो बेटा ये आपको याद रहना चाहिए। इज दिस क्लियर? चलो सर, क्वेश्चन कैसे आएंगे? तो क्वेश्चंस कैन कम ऑन कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स के कन्वर्जन पर क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिसके अंदर जो मेजर कॉन्सेप्ट लगता है वो लगता है ये। क्या कॉन्सेप्ट है? Q बराबर NU। सर ये क्या चीज होगी? मैंने कहा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, Q मतलब फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लें। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं आपका मास कितना है, तो भैया अपना अपना मास कमेंट बॉक्स में बता दो कि सर मेरा मास इतना है। ठीक है ना, लड़कियों के लिए ऑप्शनल है लड़कियां अपना मास बताएंगे नहीं, बताएंगे तो सच नहीं बताएंगी। ठीक है ना, छुपाएंगी वो ठीक है ना। तो मान लिया हमने पूछा कि तुम्हारा मास कितना है, पहले मैं अपना बता दूं, माई मास इज 78 + 2 लॉकडाउन में भारी हो गया मैं काफी। ठीक है ना, तो आप थोड़ा सा हमारा जो है डाइटिंग चल रही है। ठीक है, और कोशिश की जा रही है कि वापस थोड़ा सा हल्का हुआ जाए। ठीक है, और 5-6 किलोग्राम हल्के हो जाए तो फिर अच्छा और फिट फील करेंगे, फिर हम जो है एकदम धमाकेदार एंट्री करेंगे यूट्यूब में, है। चलो आ जाओ तो बात करते हैं मास की। आपका मास कितना है कमेंट में उसमें लिख के बताएं, कोई हमसे भारी है कि नहीं है यहाँ पर, है। आ जाओ। तो मास को आपने कैसे बताया? आपने कहा माई मास इज 80 किलोग्राम।
80 किलोग्राम ये मास है हमारा, 80 किलोग्राम ये मास है हमारा। आई बात समझ में आपको? तो आपने यहां पर एक नंबर दिया, इस नंबर को मैंने एन लिखा, फिर आपने यहां पर क्या दिया, एक यूनिट दी, इसको मैंने यू लिखा। अब मैं कह रहा हूं कि अगर आप यूनिट को बदलते हो तो वैल्यू चेंज होना हो जाएगी। सपोज आप किलोग्राम को कन्वर्ट करते हो ग्राम, तो आप क्या लिखोगे, 80 किलोग्राम बराबर 80,000 ग्राम, आगे ना। तो बीच में क्या डाला आपने, इक्वल टू डाला। आप देख सकते हो कि न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो रही है, साथ में यूनिट भी चेंज हो रही है। ग्राम छोटी यूनिट होती है तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होता है, मतलब अगर आप यूनिट छोटा करते हो तो नंबर बढ़ जाता है, अगर आप यूनिट बड़ा करते हो तो नंबर छोटा हो जाता है। बट नंबर और यूनिट का जो कॉम्बिनेशन है उसका वैल्यू सेम रहता है। कन्वर्जन करते वक्त वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक क्वेश्चन आपको दिया जाए, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू सीजीएस, 1 न्यूटन को सीजीएस में कन्वर्ट करके बताएं, ठीक है ना। तो हमने कहा कि देखो न्यूटन जो है वो एक एसआई यूनिट होती है। कौन सी यूनिट होती है, एसआई। किसकी होती है ये होती है फोर्स की यूनिट। किसकी यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट होती है। तो पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि यूनिट किसकी आखिरकार। अगर ये देख के यही समझ नहीं आ रहा कि यूनिट किसकी, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं पाओगे, है ना भाई। तो आपको ये मालूम पड़ना चाहिए कि यूनिट है किसकी। तो आपने कहा ये यूनिट किसकी है, ये यूनिट है आपके पास फोर्स, ठीक है। अगर ये फोर्स का यूनिट है, अगर ये फोर्स का यूनिट है तो आप कहोगे फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को आप लिखोगे, फोर्स को लिखा न्यूटन, मास को आप लिखोगे किलोग्राम और एक्सेलरेशन को लिखोगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब 1 न्यूटन जो है वो 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। लेकिन ये क्या है, किलोग्राम, मीटर, सेकंड, ये सब किस में आता है, ये आता है एसआई सिस्टम में, ये आता है एसआई सिस्टम में। तो एसआई सिस्टम के लिए जो यूनिट्स हमने ली वो ये ले ली, ठीक है ना। बट ये सीजीएस में नहीं है, वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू सीजीएस। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे N1U1 बराबर N2U2 बोलेंगे हम। आ रही बात समझ में? N1 क्या है, 1 है, U1 क्या है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। N2 हमें निकालना है और U2 क्या है, तो U2 में किलोग्राम की जगह पे डालेंगे ग्राम, मीटर की जगह पे डालेंगे सेंटीमीटर। भैया सीजीएस में भी टाइम के लिए तो सेकंड ही होता है। तो S -2 कट गया। अब देखिए यहां पे ग्राम है, यहां पे किलोग्राम है, यहां पे मीटर है, वहां पर सेंटीमीटर। क्या करें, कन्वर्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। आ रही बात समझ में? N2 ग्राम सेंटीमीटर, कटा 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 कटा, मतलब N2 कितना आ गया, द वैल्यू ऑफ N2 विल बी 10 की पावर 5। इसका मतलब क्या हुआ, आप बोल सकते हो 1 न्यूटन इज 1 केजी मीटर S-2 इज इक्वल टू 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर S-2 इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन्स, 10 की पावर 5 डाइन्स। तो जो ये सीजीएस में मैंने लिखा है ना, इसका एक और नाम है, क्या नाम है, डाइन्स नाम है इसका। क्या नाम है, डाइन्स, DYNES, 10 की पावर 5 डाइन्स नाम। अब कुछ लोग इसको क्या कहते हैं, डायन कहते हैं 10 की पावर 5 डायन कहते हैं। और कुछ लोग हम जैसे अपनी धर्म पत्नियों को कहते हैं कि तुम हमारी क्या हो, न्यूटन हो, तुम्हारी क्या हो, न्यूटन हो, ठीक है ना। काहे बोलते हैं, मन में पता है 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डायंस होता है। 10 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। तो आज से आप भी अपनी गर्लफ्रेंड को क्या बोलोगे तो हमारी क्या हो, अरे न्यूटन हो चलो भैया बहुत सही। तो आप लोगों को भी एक क्वेश्चन देते हैं निकालने के लिए, जोक सपाट, जोक का समय कम है आज, ठीक है। तो जोक सपाट आगे बढ़ते हैं और हम कहते हैं ये तो मैंने करके दिखाया, आप तुम्हें करके दिखाना पड़ेगा ना। तो आप क्वेश्चन लिख लो कि भैया कन्वर्ट करना है आपको 1 वॉट इंटू, या वॉट ले ले या क्या ले ले 1 जूल या 10 जूल्स इंटू सीजीएस। 10 जूल को सीजीएस में कन्वर्ट करके दिखा दो, 10 जूल को सीजीएस में कन्वर्ट।
तो जूल किसका यूनिट होता है भैया? तो जूल होता है एनर्जी का यूनिट। तो एनर्जी के लिए आप पहले उसको इस तरीके से फॉर्मेट में लिखोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, उसको कन्वर्ट करोगे N1U1 N2U2 के बराबर। तो कन्वर्ट करें और अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएं, सर मेरा आंसर ये रहा। तो ये रहा क्वेश्चन आपके लिए, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ठोक दे। आ जाओ। अब बेटा अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को मिल सकता है। तो कह रहा है कि नया सिस्टम बनाया गया, अब थोड़ा हटके क्वेश्चन है, ये करके दिखा दूंगा। एक नया सिस्टम बनाया गया, कह रहे उस नए सिस्टम में द यूनिट ऑफ मास इज 10 किलोग्राम। तो पहले आप नई यूनिट को डिफाइन कर लेंगे। आप कह रहे 1 kg डैश इज इक्वल टू 10 ग्राम। मैंने कहा कि नया जो यूनिट है उसका नाम रख दे केजी डैश, केजी नहीं रख सकते, केजी तो डिफाइंड यूनिट है ना। तो एक नया यूनिट डिफाइन कर रहा है केजी डैश, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है? 10 ग्राम के बराबर है। यूनिट ऑफ लेंथ, तो 1 मीटर डैश मैंने मान लिया कितना है? 1 सेंटीमीटर है। और 1 सेकेंड डैश किसके बराबर है? 10 सेकंड के बराबर दे रखा है सब कुछ। फाइंड द वैल्यू ऑफ 20 पास्कल्स इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सबसे पहले तो आप भैया देखो पास्कल किसका यूनिट होता है? पास्कल तो प्रेशर का यूनिट होता है। पास्कल जो है वो प्रेशर का यूनिट होता है, प्रेशर का होता है। और प्रेशर क्या होता है? प्रेशर तो फोर्स अपॉन में एरिया होता है। और फोर्स क्या होता है? फोर्स तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, डिवाइड बाय एरिया हो गया। हाँ की ना? अब प्रेशर के लिए आप यूज कर रहे पास्कल को, पास्कल है, ठीक है ना। तो प्रेशर के लिए यूज कर रहे पास्कल को। मास क्या हो गया? मास हो गया किलोग्राम हो गया। एक्सेलरेशन क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। एरिया क्या हो गया? मीटर स्क्वायर हो गया। तो आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं पास्कल बराबर किलोग्राम मीटर की पावर -1 एस का पावर -2। किलोग्राम मीटर का पावर -1 एस का पावर -2, ये है आपके पास पास्कल। बट ये तो एक पास्कल है ना, तो 20 पास्कल, तो 20 इसके बराबर हो गया। बट हमें केजी मीटर सेकंड में नहीं चाहिए, हमें तो केजी डैश मीटर डैश सेकंड डैश में चाहिए। अब हम लगाने वाले हैं Q1 N1U1 इक्वल्स टू N2U2, N1U1 बराबर N2U2, ये लगाएंगे आप। इसके आगे कहानी आपको पता ही है। तो N1 है 20, U1 है केजी मीटर डैश मीटर इनवर्स S-2। N2 निकालना है तो केजी डैश आएगा, मीटर डैश का पावर -1 आएगा, S डैश का पावर -2 आएगा। तो कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले इसे कन्वर्ट करते हैं। तो केजी डैश को लिखा जाए 10 ग्राम, तो 10 ग्राम के बराबर है। मीटर डैश को लिखा जाए 1 सेंटीमीटर, बहुत सही। एस डैश को लिखा जाए 10 सेकेंड। यहां आ जाओ, यहां ग्राम है तो किलोग्राम को लिखा जाए 1000 ग्राम, ताकि ग्राम ग्राम मिट जाए। मीटर को लिखा जाए 100 सेंटीमीटर, ताकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर मिट जाए। एस की पावर -2 तो कट जाएगा, तो पावर सारी कट गई, बस खेला बचा है। अब इतना सा खेला बचा है, इसको सॉल्व किया तो लाइव झिंगा लगा हो जाएगी आपकी। तो 20 आया उधर, फिर 10 की, फिर आया 1000, फिर आया 1000, फिर आया 100 की पावर -100, मतलब 1/100, 1/100। यहां पर आया 10, तो ये तो 1 ही है, पावर कुछ भी हो। फिर आया 10 की पावर -2, मतलब 1/100, 1/100। तो इस 100 से ये 100 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, तो N2 का वैल्यू मिल रहा 2000 के बराबर। इसका मतलब 20 पास्कल बराबर 2000 पास्कल डैश डैश कर दिया उसमें, पास्कल डैश कर दिया उसको, ठीक है ना। दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो पहले जो दे रखा है उससे आप अपनी यूनिट डिफाइन कर लेंगे, फिर जो कहा गया है उसको हम SI सिस्टम में लिख लेंगे, और फिर उसके बाद हम N1U1 बराबर N2U2 लगाएंगे, हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। दैट इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ यूनिट्स। इज दिस क्लियर? चलो भैया आगे चलते हैं, बात करते हैं डायमेंशंस की। डायमेंशंस क्या होती हैं? So dimensions are the powers raised to fundamental quantities to express derived quantities। अंग्रेजी में बहुत लिख दिया है, समझ नहीं आया होगा, अंग्रेजी में लिख दिया, समझ नहीं आया होगा, सिंपल भाषा में बात करते हैं। अगेन अगर मैं फोर्स की बात करूं तो मैंने कहा फोर्स होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब केजी मीटर S-2 इज फोर्स। तो हमने कहा फोर्स जो है वो मास पे, लेंथ पे, टाइम पे डिपेंड कर रहा, लेकिन इनकी पावर पे कैसे डिपेंड कर रहा? दैट इज डायमेंशन। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट
is the dimension? What is the dimension? What is the dimension? What is the dimension of mass in force? What is the dimension of mass in force? फोर्स में मास का डायमेंशन क्या है? फोर्स में मास का डायमेंशन क्या है? तो फोर्स के अंदर मास का जो डायमेंशन है ये मुझे पावर 1 दिख रही है। फोर्स में जो मास का डायमेंशन है उसकी पावर मुझे 1 दिख रही है, तो हम कहेंगे कि यहां पर जो डायमेंशन है वो है 1। यहां जो डायमेंशन है वो कितना है? फिर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन फोर्स? लेंथ इन फोर्स, फोर्स में लेंथ का डायमेंशन क्या है? तो वापस से मुझे लेंथ का पावर 1 दिख रहा है, तो आंसर आएगा 1। आंसर आएगा 1। बट कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टाइम इन फोर्स? टाइम इन फोर्स, तो आप क्या कहोगे? फोर्स में टाइम का पावर कितना है ये पूछा जा रहा है, तो कितना पावर आ रहा है? एस की पावर -2 आ रहा, तो आंसर है -2। आंसर है -2। तो डायमेंशंस क्या होती है? डायमेंशंस होती हैं कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा। ठीक है, तो ऐसे ही हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज को डायमेंशनल फॉर्मूला दिया है और बाकी सारे क्वांटिटीज को हम इसी टर्म्स में लिख सकते हैं। बहुत सारी क्वांटिटी में आकर हमें लिखने वाला हूं। तो मास के लिए हम m का इस्तेमाल करेंगे, लेंथ के लिए l का इस्तेमाल करेंगे, टाइम के लिए t का इस्तेमाल करेंगे, करंट के लिए I का इस्तेमाल करेंगे, टेम्परेचर के लिए K का इस्तेमाल करेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल का इस्तेमाल करेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला का CD इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ब्रैकेट में डाल के रखेंगे। ब्रैकेट में डालने का मतलब होता है कि डायमेंशन फॉर्मूला लिखा जा रहा। क्लियर? डायमेंशंस क्या होती है? डायमेंशंस आर द पावर्स रेज्ड टू फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज्ड टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज में फंडामेंटल की जो पावर होगी उसको हम डायमेंशंस कहेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, अब मैं सबसे पहले कुछ पॉपुलर, कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन फॉर्मूलाज की बात करूंगा कि फोर्स है, वर्क है, एनर्जी है, टॉर्क है, प्रेशर है, स्ट्रेस है, पावर है, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है, इंडक्टेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, इंटेंसिटी है। खत्म नहीं हुआ है। एप्सिलॉन नॉट है, म्यू नॉट है, जी है, एच है, ईटा है। अरे बेटा, इतना सारा डायमेंशंस तो पता ही होना चाहिए। डायमेंशनल फॉर्मूला याद करने को नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो फॉर्मूला जो लगाकर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालोगे वो आपको मालूम होना चाहिए। जैसे फोर्स तो आपको पता ही क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए m, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ml/t-2। ये याद कर लो आप, इसको याद कर लो, ml/t-2, इसको याद कर लो। क्यों? वर्क का, एनर्जी का, टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है सेम। वर्क का, एनर्जी का, टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है सेम। ठीक है, कितना होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। फोर्स इंटू डिस्टेंस होता मतलब क्या हुआ? ml²t-2 हुआ। क्या हुआ? ml²t-2 हुआ। फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तीनों के लिए फोर्स इंटू डिस्टेंस बोल सकते हो। ml²t-2 हुआ। प्रेशर फोर्स अपॉन में एरिया होता है, स्ट्रेस फोर्स अपॉन में एरिया होता है। तो फोर्स ये रहा ml/t-2 डिवाइड बाय l² करेंगे तो ml-1t-2 हो जाएगा। ml-1t-2 हो जाएगा। फॉर्मूला मालूम पड़ना चाहिए आपको। यहां फॉर्मूला लगाएंगे आप फोर्स इंटू डिस्टेंस का, यहां लगाएंगे आप फोर्स अपॉन में एरिया का, यहां लगाएंगे आप वर्क अपॉन में टाइम का। वर्क के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे फोर्स इंटू डिस्टेंस का। तो सब जगह आप देख सकते हैं फोर्स इस्तेमाल हो रहा। तो फोर्स के लिए आप यूज करेंगे ml/t-2 l/t। सॉल्व करके आपको डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा। आपको ये नहीं रटना, आपको ये रिजल्ट, ये फॉर्मूले रटने हैं। ये फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं रटना, आपको ये फॉर्मूले रटने हैं जिससे आपको निकालना है। अब पता ही होगा आपको फॉर्मूले। पावर मिल गया तो पावर के लिख सकते हो, पावर इज I² इंटू आर, आर इज P अपॉन में I²। तो ये रहा आपके पास आर के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला। पावर का फॉर्मूला क्या है आपके पास? ml²t-3 है डिवाइड बाय करंट का स्क्वायर, दैट मींस a⁻²। ये आपको आर मिल गया। बताओ कितने साल से निकल गए? आर निकालना है तो P अपॉन में I² यूज कर लो। आर निकालना है तो P अपॉन में I² यूज कर लो। बड़े आराम से निकल जाएगा, बड़े आराम से निकल जाएगा। कैपेसिटेंस निकालना है, आर तो निकल गया आपके पास। कैपेसिटेंस निकालना है तो कैसे निकालोगे? आप क्या यूज करोगे? आप यूज करोगे R इंटू सी इज टाइम। आप यूज करोगे R इंटू सी इज टाइम। आप यूज करोगे R इंटू सी इज टाइम। R का फॉर्मूला ये रहा, तो टाइम का आपको C का फॉर्मूला मिल जाएगा। C विल बी टाइम, मतलब R इंटू सी टाइम कॉन्स्टेंट होता है, तो T अपॉन में R आएगा। T कितना है? T तो T ही है हमारे पास। अपॉन में R करेंगे तो m की पावर -1, l की पावर -2, a की पावर 2, t की पावर 3 प्लस तो t की पावर 4 हो जाएगी। हमारे पास कैपेसिटेंस आ गया। इंडक्टेंस यूज करना है तो आप क्या यूज कर सकते हो? आप यूज कर सकते हो L/R इक्वल टू
टाइम होता है। L बाय आर इक्वल्स टू टाइम होता है, ठीक है। L बाय आर इक्वल्स टू टाइम होता है। ग्रोथ ऑफ करंट, जब टाइम कांस्टेंट की बात करी थी, e की पावर माइनस आर टी बाय एल आया था, L बाय आर को हमने टाइम कांस्टेंट टाउ के बराबर किया था, L बाय आर टी हो गया वापस से। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है आपको तो ये भी यूज कर सकते हो, U बराबर हाफ एल आई स्क्वायर। यहां पर U क्या है, यहां पर U एनर्जी है, एनर्जी तो आपने निकाल रखी है ना, ये एनर्जी। आई पता है, आई तो एम्पियर डायरेक्ट फंडामेंटल ही है, तो एल मिल गया, एनर्जी अपॉन में आई स्क्वायर, एनर्जी अपॉन में आई स्क्वायर भी कर सकते हो, ये तो एल बाय आर को टी भी लिख सकते हो, क्योंकि आर निकाल रखा है, एल बाय आर को टी भी कर सकते हो, बट ये शायद थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, तो आपको पहले आर निकालना पड़ेगा। यू कैन यूज हाफ एल आई स्क्वायर एज वेल, यू कैन यूज हाफ एल आई स्क्वायर एज वेल, ठीक है ना। तो अगर मैं हाफ एल आई स्क्वायर यूज कर लूं, अगर मैं हाफ एल आई स्क्वायर यूज कर लूं, मैं दोनों फॉर्मूले यहां पे लिखता हूं, एल बाय आर इक्वल्स टू टी एंड यू इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर, and I am using u equals to half l I square to get the dimensional formula of L. It is u by I square, और u कितना है हमारे पास, u हमारे पास है ml square t minus 2, ml square t minus 2 डिवाइड बाय a square, तो ये मेरा L आ जाएगा। तो वो फॉर्मूले जो आप यूज कर सकते हो इनके डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए, क्विकली आपके दिमाग में बैठे होने चाहिए, और ये लगाऊंगा तुरंत आंसर निकलेगा, ये लगाऊंगा तुरंत आंसर निकलेगा, आएगा सामने। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स अपॉन में Q होता है I इंटू टी। तो फोर्स क्या है, बात समझना, फोर्स क्या है, तो फोर्स हमारे पास है एम एल टी माइनस टू ए इंटू टी, इसका मतलब क्या हुआ, एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ये आपको मिल गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे बड़ा आसान है निकालना, मुश्किल कुछ भी नहीं होता, बड़ा आसान है निकालना, वेरी इजी टू कैलकुलेट। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कैसे निकालोगे, मैग्नेटिक फील्ड के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है बेटा, मैं दो फॉर्मूला देता हूं इनफैक्ट आपको। एक फॉर्मूला आपके पास होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज म्यू नॉट आई वन आई टू बाई टू पाई आर, बट ये फॉर्मूला थोड़ा लंबा पड़ेगा आपको, तो इसमें म्यू नॉट आ गया। ये वाला फॉर्मूला म्यू नॉट निकालने के लिए अच्छा रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड निकालने सबसे सिंपल फॉर्मूला होगा आपके पास, ई अपॉन में बी इज सी, या फिर F इज इक्वल टू क्यू बी बी, ये भी लगा सकते हो, F इक्वल टू क्यू बी बी, या फिर F इक्वल टू बी आई एल, और सिंपल बी आई एल ये लगा लो। F इज इक्वल टू बी आई एल होता है किस पे, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर पे। कोई भी ऐसा फॉर्मूला जो सिंपली आपको दे दे वो वाला फॉर्मूला यूज कर लो। तो मुझे सबसे सिंपल फॉर्मूला लग रहा है F इक्वल टू बी आई एल, मैं ये वाला फॉर्मूला लगाने वाला हूं यहां पर, बट ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, F इक्वल्स टू बिल लगाने वाला है, तो B कितना आएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर B विल बी F। आज देखो F तो लगभग हर फॉर्मूले में यहां पर इस्तेमाल हो रहा है, F तो बहुत ही इंपॉर्टेंट याद करना है आपको, एम एल टी माइनस टू अपॉन में L अपॉन में A, दैट मीन्स B हो गया हमारे पास क्या, M A की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू, L कट गया, ये आपका B आ गया। अब बात करते हैं इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी मुझे यहां लिखना चाहिए, मैं भूल गया था, मैंने यहां लिखा है। इंटेंसिटी होता है पावर अपॉन में एरिया, पावर अपॉन में एरिया, पावर के लिए हमारे पास कितना है, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री है, एरिया के लिए मैंने एल स्क्वायर से और डिवाइड कर दिया, तो मुझे मिला एम टी माइनस थ्री। पावर अपॉन में एरिया, पावर अपॉन में एरिया, पावर अपॉन में एरिया इज द इंटेंसिटी, इज द इंटेंसिटी। एनर्जी फ्लोइंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया इज इंटेंसिटी, तो पावर अपॉन में एरिया इंटेंसिटी होता है, तो ये हमारे पास इंटेंसिटी का वैल्यू आ गया। इज दिस क्लियर बेटा लोग, मेरा बच्चा लोग, मेरा प्यारा बच्चा, ये क्लियर है आपको, बहुत सही क्लियर है ये, ओके। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। अब आते हैं अगले पन्ने पर और इन सब डायमेंशंस की फटाफट बात कर लेते हैं, आ जाओ, एक सेकंड में सेल चेंज कर लो, थोड़ा सेल कम है इसके। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। अब ये सारे फॉर्मूले जो है वो आपको निकालने हैं, इन सबके डायमेंशन फॉर्मूला आपको निकालने हैं। एप्सिलॉन नॉट के लिए कौन सा फॉर्मूला सबसे सही रहेगा निकालने के लिए भैया, एप्सिलॉन नॉट, तो इसका फॉर्मूला तो वही यूज कर लो, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट हो गया Q1 Q2 बाय एफ आर स्क्वायर।
बाकी तो कांस्टेंट उसको भूल जाओ, उसको तो भूल जाओ। तो डायमेंशनल फॉर्मूला की जब बात करेंगे एप्सिलॉन नॉट की तो हम क्या कहेंगे, Q1 क्या करंट इनटू टाइम होता है, तो करंट इनटू टाइम का स्क्वायर, क्योंकि 2 है हमारे पास, होता है MLT-2 होता है L R स्क्वायर के लिए, ये आ गया। इसको सॉल्व करके एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा आपको, कितना आ रहा, m की पावर -1 आ रही, L की पावर -3 आ रही, T की पावर 4 आ रही, A की पावर 2 आ रही। दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एप्सिलॉन नॉट। अब अगर म्यू नॉट के लिए आपको फॉर्मूला निकालना हो तो क्या करेंगे, तो मैंने अभी बताया था, आप लगा सकते हो B फोर्स और करंट कैरिंग वायर अपॉन लेंथ इज म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई r, ये यूज कर सकते हो। या मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू भी यूज कर दो, उसमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगी आपको। आई डोंट वांट यू टू रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स याद क्या निकल जाएगा यहां से। देखो 2 पाई r और 2 पाई d बोल लो, एक ही बात है, d बोल देते हैं यहां पर, d क्योंकि नॉर्मली हम d यूज करते हैं। तो म्यू नॉट के लिए तो d और l तो कर गया, तो f अपॉन में a स्क्वायर है, f अपॉन में a स्क्वायर है, तो म्यू नॉट का फॉर्मूला आ गया, म्यू नॉट का फॉर्मूला आ गया f अपॉन में a स्क्वायर MLT-2 अपॉन में I स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर मतलब a की पावर -2 हो गया। a यहां पे करंट ध्यान रखना, एम्पियर, बहुत सिंपल आ गई, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखो, एक हमारा फॉर्मूला होता है C 1/√ओवर एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, एक फॉर्मूला बेटा ये भी होता है, ये फॉर्मूला याद कर सकते हो। अगर एप्सिलॉन निकाल रखा है तो म्यू नॉट भी निकल जाएगा ऑटोमेटिकली। खैर जी के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे पता ही आपको, तो F बराबर G M1 M2 बाय R स्क्वायर, ये यूज कर सकते हो, ठीक है। तो निकाल के आप कमेंट बॉक्स में बताना क्या फॉर्मूला यूज करोगे बेटा। H भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन में बेटा H आता है, तो H आपको मालूम होना चाहिए कैसे निकालते हैं, H का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। तो H कैसे निकालोगे बेटा, तो मैं पता है एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है H इंटू फ्रीक्वेंसी, H इंटू व्यू बोलते हैं, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है 1/T/λ, फ्रीक्वेंसी है 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड। तो E हो गया H अपॉन में टाइम पीरियड, H हो गया E इंटू टाइम। E एनर्जी है, एनर्जी तो फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, तो फोर्स क्या है MLT-2, डिस्टेंस के लिए हमने L से मल्टीप्लाई किया, टाइम के लिए T से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब क्या आया ML² T-1 आ गया, ML² T-1 आ गया, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है इट इज सेम एज एंगुलर मोमेंटम भी होता है, बिकॉज एंगुलर मोमेंटम होता है NH/2 पाई, तो आप एंगुलर मोमेंटम के बराबर भी H को लिख सकते हो, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। H एंड एंगुलर मोमेंटम आर सेम डायमेंशनली। ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं इसको, तो इसको लिखेंगे हम F = 6 पाई ईटा RV, इसको कहते हैं स्टोक्स लॉ। F बराबर 6 पाई ईटा RV इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। तो ईटा क्या आ गया, यहां पर ईटा आ गया फोर्स अपॉन में R इंटू V आ गया, फोर्स हो गया ML² T-2, R के लिए L इस्तेमाल करेंगे, V के लिए LT-1 इस्तेमाल करेंगे, V तो रफ्तार है ना, मीटर पर सेकेंड। तो L स्क्वायर से नहीं देखो मैंने फोर्स के उसमें स्क्वायर लगा दिया, क्या लिखते हैं, फोर्स होगा MLT-2, R के लिए L और LT-1, एक L से कल कट गया, तो आंसर आ रहा ML-1 T-1, ML-1 T-1। मैंने सारे आपको निकाल के दिखा दिए, सारे फॉर्मूले आपको दिख दिए कि कैसे से आप लिखोगे, कैसे निकालोगे। ये फॉर्मूले जाने जरूरत है आप लोगों के लिए, बस मैंने ये छोड़ा है, इसको तो आप आराम से निकाल सकते हो। कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारे फॉर्मूले आपके सामने आ गए। क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा सीधा मैं आपको क्वेश्चन लेकर आया हूं जेईई मेंस का, 2019 में क्वेश्चन ये आया था, जेईई मेंस का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा ये आपको बताना है, ठीक है। तो बेटा इन द ऐसा यूनिट द डायमेंशन ऑफ दिस, इसका डायमेंशन किसके बराबर होगा, तो आपको एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन चाहिए होगा, आपको म्यू नॉट का डायमेंशन चाहिए, आपको 2 डायमेंशन चाहिए होंगे। अगर आप दोनों में से एक डायमेंशन को बचाना चाहते हो, एक रास्ता आपके पास और है, वो क्या है, अगर देखो ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय म्यू नॉट है ना भाई, मैंने कहा दोनों ऊपर नीचे आप एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ये आ गया। इसको हो सकता हूं ये और डिवाइड बाय रूट ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने कहा था सी होता है 1 डिवाइड बाय रूट ओवर प्लस, ठीक है ना मैंने, तो इसका मतलब ये हो गया एप्सिलॉन इनटू सी हो गया। तो अब आपको म्यू नॉट निकालने की जरूरत नहीं है, सी तो स्पीड ऑफ लाइट पता ही है आपको, केवल और केवल एप्सिलॉन नॉट निकालना है। अगर आपने एप्सिलॉन नॉट निकाल दिया तो यहां पर आप निकाल डालेंगे। तो मैंने कहा एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, मतलब एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बराबर Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये होता है।
तो एप्सिलॉन नॉट के लिए लिखेंगे क्या, Q1 के लिखेंगे A इंटू टी, A इंटू टी, लिखेंगे ML_T-2, इसके लिखेंगे L स्क्वायर, है ना भाई। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन कितना आ गया, M-1 L-3 E की पावर 4 A की पावर 2, A की पावर 2, मैच करेंगे भाई। M-1 L की पावर -3 E की पावर 4 एंड A की पावर 2, बिल्कुल ठीक, ये हमारे पास आ गया। दोबारा निकाला, आप लोग आपको दिखाने में कितना जल्दी निकलता है अगर आपको सारी चीजें पता है तो। मतलब पुट करते हैं इसमें, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो बराबर किसके होगा, पुट करें M-1 L-3 T4 A2, और C क्या है, C है LT-1, C क्या है, C है LT-1। देखो क्या आया, M-1 L की पावर -2 T की पावर 3 A की पावर 2। सो m की पावर -1 किस में नहीं है, इन दोनों में नहीं दिख रहा, तो एक एक करके आप एलिमिनेट करो, ये हट गए। अब देखो l की पावर -2 किस में नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो गया। चाहिए e की पावर 3 a की पावर 2, बिल्कुल ठीक, डी इज द करेक्ट आंसर। दैट इज हाउ यू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, चलो चलो अब बात करेंगे हम डायमेंशन एनालिसिस की। डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है, तो डायमेंशन एनालिसिस करने के लिए आपको सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाना पड़ता है। ये क्या होता है, इसमें दो बातें कही जाती है। पहली बात कहते हैं केवल हम उन क्वांटिटीज को ऐड, सब्ट्रैक्ट, इक्वेट या कंपेयर कर सकते हैं जिनके डायमेंशन सेम होते हैं, जिनके डायमेंशन सेम होते हैं। ठीक है, अगर अलग अलग डायमेंशन है तो उनको हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, इक्वेट या कंपेयर नहीं कर पाएंगे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 5 किलोग्राम बड़ा है या 10 मीटर, कमेंट में बताइए 5 किलोग्राम बड़ा है या 10 मीटर बड़ा है, कौन बड़ा है, 5 किलोग्राम या 10 मीटर, विच वन इज बिगर। 5 किलोग्राम या 10 मीटर कौन सा बड़ा है इन दोनों में से, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। सर आप 5 किलोग्राम को और 10 मीटर को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, देयर इज नो मीनिंग ऑफ कंपैरिजन बिटवीन देम। एक मास है, एक लेंथ है, आप कंपेयर नहीं कर सकते। मैं दोनों बोलूं जोड़ दो तो क्या आएगा, 5 किलोग्राम और 10 मीटर को जोड़ के क्या मिलेगा, अरे भैया आलू और गोभी को जोड़ के आलू गोभी मिल जाएगी। सब्जी सुना जा रहा है यहाँ पर, एक आलू लिया, गोभी लिया, आलू गोभी बन गई। तो ये एक मास है, एक लेंथ है, जोड़ नहीं सकते यहाँ पर आप, आपको। ठीक है, ये सब्जी भी बना रहे, आलू लिया, गोभी नहीं मिलाया, आलू गोभी बना के छोड़ दिया उसको है। अरे भैया यहाँ पर आलू आलू से मिलेगा, गोभी गोभी से मिलेगी, ऐसा नहीं आलू गोभी मिलकर आलू गोभी बन जाए। चलो भाई, तो आगे बात करते हैं। तो मैंने कहा सेम क्वांटिटीज होंगी तभी जुड़ेंगी, तभी सब्ट्रैक्ट होंगी, तभी इक्वल होगी, तभी कंपेयर। मल्टीप्लाई हो सकती है, मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके मोमेंटम निकलता है, मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करके फोर्स मिलता है। मल्टीप्लाई में, डिवीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इक्वेट करना या कंपेयर करने में प्रॉब्लम है, वो तभी होगा जब डायमेंशन सेम हो। ठीक है, अब यहां पर आते हैं, तो हम लोग डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। ठीक है ना, हमने कहा कि अगर आपके पास इस तरीके से साइन समथिंग हो, लॉग में हो, ई में हो, इनके जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो डायमेंशनलेस होते हैं, खुद भी अपने आप में क्या डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होती हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, लॉग फंक्शंस हो गए, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हो गए, वो क्या है, वो डायमेंशनलेस है। और उनमें आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ये भी डायमेंशनलेस होता है। अभी आप कहोगे सर यहाँ पर तो हम एंगल लिखते हैं, एंगल वो रेडियन में होता है, रेडियन में होता है, यूनिट होती है, डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, डायमेंशनलेस होता है। एंगल हो गया, आर्गुमेंट ऑफ हो गया, या फिर इसकी जो पावर होगी सब क्या होती है, डायमेंशनलेस होते हैं। कभी भी आपको ई के पावर 2 मीटर नहीं मिलेगा, ई की पावर 2 मिलेगा, ई स्क्वायर मिलेगा, ई की पावर 2 मीटर नहीं मिलेगा। पावर में मीटर लगाने का मतलब नहीं होता, ठीक है ना, वो सब डायमेंशनलेस होती है। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल क्या करना होता है, दो जगह मैं आपको मेजर इस्तेमाल दिखाने वाला हूं। पहला है डायमेंशनल कंसिस्टेंसी मेजर करने के लिए, सही है गलत है या कोई अननोन क्वांटिटी है, उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होना चाहिए, वो निकालने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना, तो इसमें हमने कहा कि इस तरफ हमने लिखा है काइनेटिक एनर्जी, यहां लिखा है ए अपॉन में बी प्लस टी। क्वेश्चन कह रहा ए और बी का आपको डायमेंशन फॉर्मूला पता नहीं कितना कितना होगा, ए और बी का डायमेंशन फॉर्मूला कितना कितना होगा ना आपको। ठीक है, तो करके बताइए फटाफट, ए और बी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, ए एंड बी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, फटाफट करिए और कमेंट करके अपने आंसर बताइए। मेरा आंसर ये है। ठीक है, 5 सेकंड दे रहा हूं आप लोगों को, फटाफट पॉज करके कमेंट करिए। टिक टिक 1 2 3 4 5। चलो आ जाओ। तो मैंने कहा कि अगर बी और टी आपस में ऐड हो रहे, अब यहां पे टी और बी है क्या, सेम यूजुअल मीनिंग अंदर, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, ये काइनेटिक एनर्जी है।
विजुअल मीनिंग है तो आप इतना गेस कर सकते हैं। तो बी और टी आपस में जुड़ रहे हैं, जुड़े जा रहे हैं, इसका मतलब उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी इज सेम एज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टी दैट इज इक्वल्स टू टी। डायरेक्ट मिल गया आपको। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो ए इंटू एक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला डिवाइड बाय टाइम। बी भी टाइम है, टी भी टाइम है, जोड़ोगे क्या आएगा? टाइम को टाइम में जोड़ोगे क्या आएगा? टाइम ही तो आएगा, हाँ कि ना? ये तो है ना कि टाइम और टाइम में जोड़ा और आपको मिल गया डिस्टेंस। आलू में आलू जोड़ा और मिल गई गोभी। तो हुआ नहीं कि बनाने छोड़ दे आलू, मर गई गोभी। ठीक है ना? अब आपको आपको आलू गोभी बहुत पसंद लगता है? चलो भाई ठीक है, खा लेते हैं। चलो काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी होती है वही फोर्स इनटू डिस्टेंस करके निकाल सकते हो। सारी एनर्जी एक ही तरह से निकलती है। mlt-2 इंटू 2, ये ए पता नहीं क्या है, एक्स तो डिस्टेंस है और टी टाइम है, यानी तो ए को लिया यहां पर। ए का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा? एम एल टी माइनस 1। एक एल से एल कट जाएगा और एक टी से एक टी की पावर कम हो जाएगी। इट इज एम एल टी माइनस 1। तो दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर सेकंड ईयर की बात करते हैं। यहां पर बेटा पी पावर है और टी टाइम है। क्वेश्चन कह रहा है अल्फा और बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला कितना कितना होगा ये बताना है। अल्फा और बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला बताना है। अल्फा का बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला कितना कितना होगा? पॉज करें, कमेंट करें। 5 सेकंड ले रहा हूं। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। आई होप आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, कमेंट बॉक्स को अपने आंसर से भर दिया होगा। आकर देखूंगा मैं क्लास के बाद कि किसने क्या आंसर दिया है। ठीक है, तो हमने पावर जो है अल्फा बीटा डिवाइड बाय e माइनस बीटा टी है। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? तो पावर होता है वर्क अपॉन में टाइम, वर्क अपॉन में टाइम, वर्क है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो पावर लिखेंगे फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन में टाइम इज पावर। तो मैं पहले पावर के लिए निकाल रहा हूं, फोर्स है एम एल टी माइनस 2, डिस्टेंस है एल, टाइम है टी। सो पावर का डायमेंशन फॉर्मूला है, तो मैंने याद नहीं कर रखा, मैं हर बार कैलकुलेट ही करता हूं और बहुत लंबा समय लगता नहीं है कैलकुलेट करने में। याद करने में दिक्कत यह है कि पावर में प्लस या माइनस कुछ भी जो किया सब गड़बड़ हो जाएगा, निकालना हमेशा सेफ रहेगा इस वाले केस में। इसलिए मैं इसको याद करने की बिल्कुल भी हिदायत नहीं देता हूं आप लोगों को। बात करते हैं जो पावर होती है वो डायमेंशन लेस होती है। मतलब बीटा इंटू टी जो हुआ ये डायमेंशन लेस हुआ, मतलब एन की 0, एल की 0, टी की 0 रहा। पावर डायमेंशन लेस होती है तो मैंने कहा कि जो पावर है उसको लिखा m0 l0 t0। तो यहां से मुझे बीटा मिला, हमने कहा बीटा होगा m0 l0 t की पावर -1। बीटा होगा m0 l0 t की पावर -1, बीटा होगा m0 l0 t की पावर -1। ये हमारे पास बीटा आ गया, ये हमारे पास अब बीटा, अरे ये हमारे पास बीटा आ गया। m0 l0 t की पावर -1 बीटा की वैल्यू हमको यहां से मिल गई है। बहुत खूबसूरत। हमने कहा कि ये पूरा भी डायमेंशन लेस है, e की पावर तो पूरा का पूरा ये भी डायमेंशन लेस है। मतलब जो पावर का डायमेंशन फॉर्मूला होगा ये अल्फा अपॉन बीटा के ही बराबर होगा, क्योंकि ये पूरी क्वांटिटी डायमेंशन लेस होती है। केवल पावर ही नहीं बल्कि e भी अपने आप में डायमेंशन लेस है। एक नंबर ही तो है 2.72 डॉट। तो पावर क्या है? पावर हो गया m l 2t - 3 अल्फा पता नहीं बट बीटा तो मालूम है मुझको क्या है। बीटा है t-1, बीटा है t-1। जो 0 है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको यहां ले आओ, अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा। अल्फा का वैल्यू मिल गया हमको, अल्फा का वैल्यू आ गया m l स्क्वायर t-4, m l स्क्वायर t-4 इज द वैल्यू फॉर अल्फा। अल्फा का वैल्यू आ गया m l स्क्वायर t-4। दैट इज हाउ वी राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आप लोग। कह रहे हैं कि इन द फॉर्म ऑफ G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, H प्लैंक कांस्टेंट एंड C स्पीड ऑफ लाइट द टाइम पीरियड विल बी प्रोपोर्शनल टू। 2019 का क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्या कह रहा है? हम डिफरेंट क्वांटिटीज के बीच रिलेशन निकाल रहे हैं। टाइम किसके प्रोपोर्शनल हो? हमें टाइम इज प्रोपोर्शनल टू G की पावर A, H की पावर B, C की पावर C। ऐसा कुछ लिख दिया हमने, कुछ ऐसा लिख दिया हमने। अब हम कह रहे हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूले के हिसाब से दोनों बराबर होने चाहिए। तो G का कुछ फॉर्मूला रहेगा, H का कुछ फॉर्मूला रहेगा और C का तो पता ही है LT-1 होता है।
एच और जी, एच तो निकाला था, मैं समय नहीं लगाऊंगा यहां पे, बट एच का फॉर्मूला यहां से देख लेता हूं। एच का फॉर्मूला हमारे पास था ml square t minus 1, ml square t minus 1. So let's go back and quickly write ml square t minus 1. जी मैंने वहां नहीं निकाला, निकालना पड़ेगा मुझको, तो मतलब निकलवा ही दिया मुझसे ना भाई, बहुत शाने हो। ml t minus 2 l स्क्वायर, और ये नीचे आएगा m स्क्वायर, तो यह रहा m माइनस 1 L3 t माइनस 2, m माइनस 1 L3 t माइनस 2, m माइनस 1 L3 t माइनस 2। ठीक है, अब करना क्या होगा इसके आगे? इसके आगे आपको सारे m को इकट्ठा करना है, सारे l को इकट्ठा करना है, सारे t को इकट्ठा करना है। तो पहले लिखा कि भाई किसका जो प्रोपोर्शनली पूछा जा रहा है ना उसके बराबर कर दो। तो टाइम इज प्रोपोर्शनल टू g h एंड c की पावर a b एंड c। फिर हमने उनकी डायमेंशन फॉर्मूला डाल दिए। अब m को इकट्ठा करना, l को इकट्ठा करना, t को इकट्ठा करना, तो हमने कहा t इज इक्वल टू m, देखो आप कितना है, तो m की पावर माइनस a आ रही, m की पावर b आ रही, इकट्ठा कर दिया हमने। l की पावर 3a आ रही, l की पावर 2b आ रही, l की पावर c आ रही, और t की पावर देखो, t की पावर माइनस 2a आ रही, माइनस b आ रही, माइनस c आ रही, ब्रैकेट डाल लो। ठीक है, अब यहां पर तो m की पावर है ही नहीं, m है ही नहीं, यहां पर तो हो गया माइनस a प्लस b। अब दूसरे रंग से लिखता हूं मैं, माइनस a प्लस b बराबर 0, है ही नहीं यहां पर। फिर देखो 3a प्लस 2b प्लस c बराबर 0, है ही नहीं यहां पर। माइनस 2a माइनस b माइनस c बराबर 1, बराबर 1। ठीक है भाई, तो यहां से आप देखें तो आपको मिल रहा a बराबर b, a बराबर b मिल रहा। अब a बराबर b मैं दोनों बचे हुए इक्वेशन में डाल देता हूं। तो पहले मैं सेकंड इक्वेशन में a बराबर b डालता हूं, जो कि क्या है 3a प्लस 2b प्लस c, 3a प्लस 2b प्लस c बराबर 0 है। इसमें मैं a बराबर b डाल रहा हूं, तो 3a प्लस 2a प्लस c हो गया, 5a प्लस c बराबर 0 हो गया, a का वैल्यू माइनस c बाय 5 हो गया, प्लस c का वैल्यू लिख लो माइनस 5a हो गया, c का वैल्यू माइनस 5a हो गया, c का वैल्यू माइनस 5a हो गया। ठीक, और ये b के बराबर भी था तो माइनस 5b भी हो गया। अब आ जाओ अगले उसमें देखते हैं, माइनस 2a माइनस b माइनस c, माइनस 2a माइनस b माइनस c बराबर 1 था, a और b बराबर था, तो a और b को मैं बराबर डाल दूं यहां पर, तो क्या बोल पाऊंगा मैं, तो माइनस 2a माइनस a माइनस c बराबर 0, माइनस 3 माइनस 0 नहीं है, 1 है ये, 1 है ये, 1 है ये। कहीं पर भी थोड़ी भी कैलकुलेशन गलती करी तो दुर्घटना घट जाएगी, ध्यान रखना। c का वैल्यू है माइनस 5a, तो माइनस c का वैल्यू 5a हो गया, तो 5a माइनस 3a बराबर 1। a का वैल्यू कितना आ रहा, 1/2 आ रहा, a का वैल्यू कितना आ रहा, 1/2 आ रहा, b का वैल्यू कितना आ रहा, 1/2 आ रहा, तो c का वैल्यू कितना आ रहा, माइनस 5/2 आ रहा। ठीक है, अब देखो हमने कहा था टाइम इज प्रोपोर्शनल टू g की पावर a, h की पावर b, c की पावर c। तो g की पावर 1/2, h की पावर 1/2, c की पावर माइनस 5/2, मतलब t इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट g h बाय c की पावर 5, रूट ओवर जी एच बाय c की पावर 5। एक ही हमारा आंसर है जो आ गया है, बहुत से। इस तरीके से बेटा अपने क्वेश्चन को सॉल्व आप कर सकते हो। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन था, 11 तारीख को क्वेश्चन आया था बेटा ये। अब अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं और इसका कंसेप्ट बता रहा हूं, कैलकुलेशन आप लोग खुद करेंगे और अपना आंसर मुझे फाइनली बताएंगे। क्वेश्चन का लैंग्वेज अलग है बट मतलब वही करेक्ट। इफ द सरफेस टेंशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लान कांस्टेंट वर टू बी टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट्स डायमेंशन फार्मूला फॉर द लीनियर मोमेंटम। तो कह रहा है कि मुझे निकालना है कि जो लीनियर मोमेंटम है वो इन तीन क्वांटिटी पे कैसे डिपेंड कर रहा है, मतलब यही है। तो देखो लीनियर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन की पावर a, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की पावर b, प्लान कांस्टेंट की पावर c। सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर, प्लान कांस्टेंट तो पता ही आपको निकाला थोड़ी देर पहले। तो सबकी डायमेंशन फार्मूला यहां पे डालो, m को इकट्ठा करो, l को इकट्ठा करो, t को इकट्ठा करो, कंपेयर करके एबीसी में रिलेशन निकालो, सॉल्व करो, एबीसी मिलेगा, पुट करो, यू विल गेट द आंसर्स।
तो अपना आंसर निकालना है, एबीसीडी और कमेंट बॉक्स बताना कि आपका सही आंसर क्या था। आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया ये, ठीक है, करना है इसको। हम चलते हैं आगे। अब हम इस चैप्टर के अगले पड़ाव में पहुंच रहे हैं जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स से कुछ रूल्स होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स इज बेसिकली नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट्स प्लस वन अनसर्टेन डिजिट। नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट्स प्लस वन अनसर्टेन डिजिट्स, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। इसको कहा जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसके कुछ रूल्स है। रूल्स क्या है? रूल्स है कि अगर डेसिमल नंबर नहीं है, कहीं पर भी कोई डेसिमल नहीं है, तो सारी जीरो क्या होंगी? सिग्निफिकेंट होंगी। सारे नॉन जीरो नंबर सिग्निफिकेंट हमेशा ही होते हैं, जीरो से ज्यादा खेल होता है। तो हम कह रहे हैं सारे जीरो सिग्निफिकेंट होंगे, तो यहां पर 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 3 और 2 5। बीच वाले जीरो भी सिग्निफिकेंट है, लास्ट वाले जीरो सिग्निफिकेंट है। डेसिमल नंबर है तो लास्ट वाले जीरो तब भी सिग्निफिकेंट रहेंगी। तो इसके अंदर मतलब कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स? 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट। डेसिमल नंबर है लेकिन स्टार्टिंग में जीरो है, मतलब नंबर 1 से छोटा है, स्टार्टिंग में जीरो आ रही, तो स्टार्टिंग वाले जीरो जो होती है वो इनसिग्निफिकेंट होती है, और इसलिए इसमें आएंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। डेसिमल नंबर है, कुछ आगे भी है, कुछ पीछे भी है, कुछ बीच में भी आ सकती है। तो बीच में हो, आगे हो, बीच में हो, पीछे हो, सिग्निफिकेंट होंगी, आगे हो तो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। तो ये इनसिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, आंसर आएगा 4, ठीक है ना, 1 2 3 4। ये वाली इनसिग्निफिकेंट है, ये नहीं लेनी है, ये नहीं लेनी है, बाकी सारे लेनी है। और यहां पर डेसिमल जैसे मर्जी लगा लो, लास्ट वाले जीरो, बीच वाले जीरो सब सिग्निफिकेंट होती है, केवल स्टार्टिंग वाली नहीं होती है। इसमें सब सिग्निफिकेंट है, तो 4 और 2 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। समझ में आ रही है आपको? क्लियर हुआ आपको? कोई अगर आपके पास फॉर्मूला है, मान लिया आपके पास फॉर्मूला है वॉल्यूम का, आप कह रहे 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये पाई है, ये जो 4/3 है ये क्या है? इनमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितने सिग्निफिकेंट बनेंगे? इनफाइनाइट। मान लिया आपने कहा सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब 6 × a², 6 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी? इनफाइनाइट होंगी, बिकॉज 6 हियर इज नॉट अ मेजरमेंट। समझना, 6 जो है वो मेजरमेंट नहीं है, काउंटिंग है। 6 क्यों आ रहा? 6 फेसेस है, इसमें कोई एरर नहीं है, ये 100% सिग्निफिकेंट है, ठीक है ना, ये 100% सिग्निफिकेंट है। मतलब इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स मानी जाती है वो मानी जाती है इन्फिनिटी मानी जाती है। अगर कोई नंबर है आपका जिसमें जिसको आप मतलब सिग्निफिकेंट साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो यहां पर जो ए होगा उसमें जितने भी नंबर होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। बिकॉज ए जो है वो 1 से 10 के बीच में होगा, 1 से छोटा ए नहीं लिखते साइंटिफिक नोटेशन की बात करें तो। इसमें जितने भी सिग्निफिकेंट नंबर डिजिट्स हैं वो यहां पर आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। आपको मेंशन करनी इसमें कितनी? 4 है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें। साइंटिफिक नोटेशन में लिखा तो 4 लिखा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको बात समझ में आ चुकी होगी, हमने ये लिखा और वो लिखा, क्लियर है? जबरदस्त। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के सारे रूल्स मैंने आपको बता इस तरीके से समझा दी है। किसी भी नंबर में कोई कंफ्यूजन हो, सर इस नंबर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं राउंडिंग ऑफ की। तो राउंडिंग ऑफ के भी कुछ रूल्स होते हैं। कई बार नंबर बड़ा आता है, उसको राउंड ऑफ करना होता है, कैलकुलेटर तो आगे चलता जाता है ना, उसको राउंड ऑफ करना होता है। तो राउंडिंग ऑफ के रूल्स पहले समझते हैं और फिर बात समझेंगे कि कहां तक राउंड ऑफ करना होता है, ठीक है ना। तो पहले बात करते राउंडिंग ऑफ करेंगे ऐसे। तो मान लिया आपने कोई भी नंबर ले लिया 2.235 पे लेते हैं 4, सिंबल हो नहीं हो उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा। मान लिया हमको यहां तक राउंड ऑफ करना, ठीक है। कहां तक राउंड ऑफ करना समझाएंगे भी आपको, बट पहले राउंड ऑफ करते कैसे वो देख रहे हैं। मान लिया आपको यहां तक राउंड ऑफ करना, तो आप इसके जस्ट अगला नंबर देखेंगे। मान लिया इसके बाद जो और नंबर है वो है 8 9। आप जस्ट अगला नंबर देखेंगे, जस्ट अगला नंबर लेस देन 5 हुआ, 5 से छोटा हुआ, तो आप इसे हटा देंगे, बचा हुआ नंबर आपका आंसर हो जाएगा। 5 से छोटा होना चाहिए। इसके आगे भले 8 लगाओ, इसके आगे भले 9 लगाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता। जस्ट अगला नंबर देखना है, अगले से अगला नंबर नहीं देखना, जस्ट अगला नंबर देखना है कि अगर वो 5 से बड़ा है, 5 से छोटा है, तो हटा दो उसको पूरे को, तो बचा वही आंसर है। लेकिन अगर
जस्ट अगला नंबर 5 से बड़ा हुआ, जहां तक आपको राउंड ऑफ, जस्ट अगला नंबर आपने चेक किया और ग्रेटर देन 5 हुआ, तो आप इसको हटाएंगे लेकिन इसको बढ़ाएंगे, ठीक ना, एक बढ़ा देंगे आप, तो 2.35 इज द आंसर। 2.35, 5 से बड़ा हुआ, उसके आगे आगे का मतलब नहीं है, आगे कुछ भी हो, आगे भले 1 हो 0 हो कुछ भी है, वो फर्क नहीं पड़ता। ये नंबर अगर 5 से बड़ा है, ये नंबर जस्ट अगला नंबर अगर 5 से बड़ा है तो हटाओ और इसको बढ़ा दो। बट आपके मन में अब मुझे पता है बहुत उच्च विचार आ रहे होंगे, क्या अगर ये 5 हुआ तो आप जस्ट अगले नंबर पे गए और ये इक्वल टू 5 निकला, तब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो आप आगे देखोगे क्या इसके आगे कोई भी नंबर 0 से बड़ा है, नंबर ग्रेटर देन 0 है ना, तो वापस आप लगाओगे, बढ़ा दोगे, मतलब 2.25 कर दो, 2.25 कर दो। कोई बात से 0 से बड़ा हुआ तो आप बढ़ा दोगे। बट अगर यहां तक आपको राउंड ऑफ करना था, आपने अगला नंबर देखा, ये इक्वल टू 5 मिला, इसके आगे कोई भी नंबर 0 से बड़ा है ही नहीं, 0 ही है, या तो है ही नहीं है तो 0 ही है, 0 के अलावा कोई और नंबर नहीं है, कोई भी और नंबर नहीं है, ठीक है। तो अब आपको वापस आना पड़ेगा इस नंबर पे और चेक करना पड़ेगा कि ये ऑड है कि इवन है। अगर इवन है तो आप अपने आंसर को ऐसे ही छोड़ देंगे, लेकिन अगर ये ऑड हुआ, अगर ये ऑड हुआ, यहां पर राउंड ऑफ करना है, आपने देखा ये क्या है, ये इक्वल टू 5 है, इसके आगे के नंबर जो है वो इक्वल टू 0 है, आप वापिस आपने कहा ये क्या है, ये ऑड है, से एक इंक्रीज करेंगे 2.24 आंसर आएगा। मतलब अगर 2.245 होता तो भी आंसर 2.24 होता, अगर 2.235 होता तो भी आंसर 2.4 होता। आपको इवन रखना है उसको, फिर इवन की प्रायोरिटी रहेगी, इवन की प्रायोरिटी रहेगी। बात समझ में आ गई आप लोगों को, इवन की प्रायोरिटी रहेगी, ठीक है। अच्छा अगर 0 हुआ तो अब आपको कैसे 0 हुआ तो फिर 0 रखेंगे, कोई टेंशन नहीं, उसको और नहीं बनाएंगे जबरदस्ती चेंज करके। यहां पर आए, आपने कहा ये इक्वल टू 0 है, यहां आए आपने कहा ये इक्वल टू 0 है, सॉरी ये इक्वल टू 5 है, ये इक्वल टू 0 है। आप वापस आए, आपने कहा ये इक्वल टू 0 है, तो आपने कहा 2.20 रखेंगे, इसको हम इंक्रीज करके और नहीं बनाएंगे। आ रही है समझ में आपको? तो 0 को भी हम इवन वाला ही ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है, और उसको इंक्रीज नहीं करेंगे यहां पर, क्योंकि इंक्रीज करने को और बन जाता, और तो हमें रखना ही नहीं है, हम 0 रख लेंगे। राउंडिंग ऑफ के तरीके हो गए, इस तरीके से आपको राउंड ऑफ करना होता है। तो अगर आपके मन में कोई भी शक है कमेंट बॉक्स में लिखिए, सर इस नंबर को यहां तक कैसे राउंड ऑफ करेंगे, इस नंबर को यहां तक हम कैसे राउंड ऑफ करेंगे, इस बारे में आप लिखकर पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर, ठीक है। चलो चलते हैं आगे, बात करते हैं जब हम यूज कर रहे होते हैं, कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, वहां पर आपको राउंड ऑफ करने के लिए मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन होना है यहां पर राउंड ऑफ करके दिखाओ, तो ये कैलकुलेशन करके दिखा दो राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट तरीके से। तो ध्यान है जब भी आप एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे डेसिमल नंबर्स का, तो जो रिजल्ट होगा will have the minimum डेसिमल डिजिट्स। जिनको ऐड कर रहे हो उनमें से जिनकी भी मिनिमम है डेसिमल डिजिट्स, आंसर में उतनी ही डेसिमल डिजिट्स जाएंगी, ठीक है ना, मिनिमम वाली, ये आपको ध्यान रखना। एडिशन में भी सब्ट्रैक्शन में भी। एक इसका एग्जांपल लेके देख लेते हैं, एग्जांपल लेके देख लेते हैं इसका। 2.375 को ऐड कर रहे हैं 12.1, सपोज इतना ही ऐड कर रहे हैं, तो आपको देखनी है डेसिमल डिजिट्स कितनी है। इसमें कितनी है? 3 है, इसमें कितनी है? 1 है डेसिमल डिजिट्स। तो आप कहेंगे इनमें से मिनिमम कितनी है, इनमें से जो मिनिमम है वो है 1। तो आंसर में भी आप डेसिमल का 1 रखेंगे, 7, 5,
441। तो आप कहेंगे मुझे जो राउंड ऑफ करना है बेटा वो कहां तक करना होगा, यहां तक, डेसिमल के बाद एक डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। तो आप इसके अगला नंबर देखेंगे, आप कहेंगे ग्रेटर देन 5 है, हटा दो इसको बढ़ा दो, तो आंसर आएगा 14.5। यहां तक क्या, यहां तक नहीं गया, बिकॉज जब इनको आप ऐड कर रहे हो तो यहां तक बनेगा। बट सपोज आप ऐड कर रहे होते 2.375 को 12.10 से, अब आप क्या आंसर लिखते? आप कहते हैं यहां पर 3 है डेसिमल डिजिट्स, यहां पर 2 है डेसिमल डिजिट्स, डीडी मतलब डेसिमल डिजिट्स, डिमांड ड्राफ्ट नहीं है, ध्यान रखना। ऐड किया आपने 5 7 4 4 1, आंसर वही आ रहा। लेकिन अब की बात आपका होगा कि यहां पर 2 डेसिमल डिजिट्स, तो फाइनल आंसर को यहां तक राउंड ऑफ करना है। आप कहोगे इसका अगला नंबर जो है वो इक्वल टू 5 है, इसके आगे कोई जीरो है ही नहीं, तो नंबर है ही नहीं। अब वापस आओगे, आपको कहोगे भैया ये ऑड है, इसको इवन करना पड़ेगा, मतलब 14.48 आंसर दो। तो पिछले केस में आपने आंसर दिया 14.5 का, यहां आंसर दे रहे 14.48 का। क्यों? क्योंकि यहां पर डेसिमल में 2 डिजिट्स है, यहां पर डेसिमल में 1 डिजिट है। यह रूल है राउंडिंग ऑफ का। क्लियर हो गया आपको? मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के लिए क्या करोगे? रिजल्ट विल हैव मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट्स। यहां पर क्या होंगी? सिग्निफिकेंट डिजिट्स। वहां पर क्या थी? डेसिमल डिजिट्स। यहां पर मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने मल्टीप्लाई करना है 2.3456 को 1.23 से, तो इसके अंदर कितने डेसिमल डिजिट्स, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी है इसमें? इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स है कितनी? 3 और 2 5। इसमें कितनी है? 3 है। तो आंसर में क्या आएंगी? 3 आएंगे। तो फाइनल आंसर को आपको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो एक बार हम फटाफट में कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, समय क्यों बर्बाद करें अपना, आ जाओ। तो ये है 2.3456 मल्टीप्लाई बाय 1.23, क्या आंसर आ रहा? 2.885, 2.885088। कहां तक राउंड ऑफ करना है? 3 डेसिमल डिजिट तक राउंड ऑफ करना है आपको, यहां तक राउंड ऑफ करना है। आपने कहा अगला नंबर क्या है? इक्वल टू 5 है, इसके आगे नंबर ग्रेटर देन 0 आ रहे हैं, ग्रेटर देन 0 आ रहे हैं, ग्रेटर देन 0 आ रहे हैं, मतलब इसको हटाओगे तो बढ़ाना पड़ेगा। आंसर भी 2.89, आंसर भी 2.8। तो मिनिमम डेसिमल डिजिट्स एडिशन सब्ट्रैक्शन में, मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट्स मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में। क्लियर? इस तरीके से आपको राउंडिंग ऑफ करना होता है। तो राउंडिंग ऑफ का रूल समझना है आपको, सिग्निफिकेंट फिगर समझना है आप लोगों को। चलो भाई, बहुत अच्छी बात। अब हम आते हैं एरर्स के ऊपर। एरर्स के ऊपर, एरर्स क्या होते हैं? कोई भी मेजरमेंट करते हैं उसमें एरर्स तो आने तय हैं, बिना एरर के मेजरमेंट हो ही नहीं सकती। बट ये नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है कि आपने जो मेजरमेंट करी है उसमें एरर है तो है कितना, उसमें एरर है तो है कितना, ठीक है ना। बिना एरर की नॉलेज के आप मेजरमेंट कर रहे हो तो वो मेजरमेंट किसी काम की नहीं होती। तो प्रैक्टिकली जब भी आप कोई मेजरमेंट करते हो तो आपको एरर का नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। पर पहले एरर के टाइप की बात करते हैं। एक होते हैं सिस्टमैटिक एरर्स। सिस्टमैटिक एरर्स जो होते हैं वो यूनिडायरेक्शनल होते हैं। कैसे होता है? यूनिडायरेक्शनल, मतलब अगर रीडिंग ज्यादा आ रही है तो हर बार ज्यादा ही आ रही है, कम नहीं आ रही है। जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है? मान लिया हलवाई की दुकान में गए जलेबी खरीदने के लिए, आपने हलवाई को बोला भैया 100 ग्राम जलेबी दो हमको, ठीक है ना। अब हलवाई की दुकान पे एक डिजिटल काटा होता है, रखा हुआ नंबर, डिजिटल नंबर चल रहे होते हैं। आपने नोटिस किया कि जब उसके कांटे पे कुछ रखा नहीं था ना, तो भी उस पर एक नंबर आ रहा था 5 ग्राम। कांटे के ऊपर रखा कुछ नहीं है, रीडिंग आ रही है 5 ग्राम की। आपको माना समझ गया, अरे भाई ये तो लूट रहा है हमको, कुछ रखा नहीं है फिर भी रीडिंग आ रही है 5 ग्राम की। अरे ले ले ले, ये कैसे हुई गवाह? 5 ग्राम की रीडिंग, रखा कुछ है नहीं। 5 ग्राम की रीडिंग, रखा कुछ है नहीं। अरे रे 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 रे, तो आप समझ गए कि जब मैं इससे 100 ग्राम कहूंगा तो इसको 105 ग्राम तोलना पड़ेगा, मतलब इसको 5 ग्राम फालतू तोलना पड़ेगा। तो इसकी
जो रीडिंग है वो 5 ग्राम फालतू आ रही है। जब ये 105 ग्राम तौलेगा तब 100 ग्राम होगा वास्तव में, ठीक है। तो 100 ग्राम के लिए 105 की रीडिंग, 200 ग्राम के लिए 205 की रीडिंग, 300 ग्राम के लिए 305 की रीडिंग, हर बार 5 ग्राम एक्स्ट्रा। तो ये होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंट में भी एरर है। इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक और प्रोसीजर, जैसे कि अगर आप किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में काम कर रहे हैं, जो तारें आपने रखी बहुत लंबी रखी है, तो उन तारों का भी तो रेजिस्टेंस है कि नहीं है। तो इनपरफेक्शन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर जो है उसमें आपने कुछ एरर कर रखा है तो उसमें एरर आ सकता है। पर्सनल एरर जैसे पैरालेक्स एरर, कई बार आपको पॉइंटर को रीड करना पड़ता है। अब पॉइंटर और जो स्केल होता है ना उसके बीच में छोटा गैप होता है, मार्किंग और उसके बीच में छोटा गैप होता है। तो अब क्या होगा, अगर आप उसको ऐसे साइड से देखेंगे तो वो किसी और रीडिंग से मैच करता हुआ दिखेगा, इधर से देखेंगे वो किसी और रीडिंग से मैच करता हुआ दिखेगा, ऊपर से देखेंगे बिल्कुल किसी और रीडिंग से। सही तरीका क्या है, बिल्कुल उसके ऊपर जाकर देखने का। इधर उधर से देखा तो उसको बोलते हैं पैरालेक्स है। तो आपका एक पर्सनल हैबिट होता है कि आप गर्दन टेढ़ी करके देखते हैं, कि इधर से देखते हैं, कि इधर से देखते हैं, कि किधर से देखते हैं, ठीक है ना। इसलिए वो भी किसमें आता है, सिस्टमैटिक एरर में आता है। जैसे देखते हैं हर बार वैसे देखेंगे ना, है ना। इसलिए वो किसमें आता है, सिस्टमैटिक एरर में आता है। इसके बाद बात करते हैं रैंडम एरर की। रैंडम एरर वो होते हैं जिनका आपको कंट्रोल नहीं होता, वो बाई डायरेक्शनल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप टाइम सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर करना चाह रहे हैं, आपके पास एक स्टॉप वॉच है। जैसे ही आपने उसको यहां से छोड़ा, आपको स्टॉप वॉच का बटन दबाना है, टाइम स्टार्ट होना है। और जैसे वो यहां पर वापस आएगा, आपको दोबारा स्टॉप वॉच का बटन दबा के टाइम को रोकना है। बट प्रॉब्लम क्या है कि एग्जैक्टली जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचेगा, क्या आप एग्जैक्टली उसी वक्त बटन दबा पाओगे? नहीं। आप एंजाइटी में या तो हल्का जल्दी दबा दोगे या हल्का लेट हो जाओगे। आप 10 बार एक्सपेरिमेंट करोगे, 10 बार रीडिंग में हल्का हल्का फर्क आएगा, हल्का हल्का फर्क आएगा, ठीक है। उसको कहते हैं रैंडम एरर। कभी आप जल्दी दबा दोगे, कभी आप देर से दबाओगे, उसका कंट्रोल नहीं रहेगा, ठीक है। और लास्ट हमारे पास है लीस्ट काउंट एरर। हर एक इंस्ट्रूमेंट का अपना एक लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट मतलब क्या होता है, मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट। वो मिनिमम मेजरमेंट जो आप इंस्ट्रूमेंट से ले सकते हो उसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या है, इट इज द मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट इज द मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट। जैसे आपका स्केल होता है, तो स्केल में क्या है, मार्किंग बनी होती है ना आपकी, ऐसे मार्किंग बनी होती है, ठीक है ना। तो ये क्या है 0 सेंटीमीटर, ये क्या है 1 सेंटीमीटर, ये क्या है 2 सेंटीमीटर, ये क्या है मिलीमीटर में चल रहा है आपके। इनफैक्ट ये 0.5 होगा और ये 1 सेंटीमीटर ऐसे। अब आपने कुछ चीज यहां पे रखी, अब मान लो ये आ रही है यहां से लेकर यहां तक आ रही है, तो ये आ रही है इन दो मार्किंग के बीच में आ रही है, तो इनके बीच में तो आप मेजर कर नहीं सकते ना। तो इस इंस्ट्रूमेंट का जो मिनिमम मेजरमेंट हुआ वो कितना हुआ, वो 1 मिलीमीटर का हुआ, 1 मिलीमीटर का। तो इसका लीस्ट काउंट क्या हो गया 1 मिलीमीटर। इससे छोटा रीडिंग आप मेजर कर नहीं सकते, तो उतना एरर तो रहेगा ही रहेगा। कॉन्फिडेंटली कह ही नहीं सकते उसके बीच में कहां पर है, ठीक है। इससे छोटा तो आप इससे ज्यादा प्रिसीजन आप ले नहीं सकते, ठीक है ना। तो अब इन एरर्स को दूर कैसे किया जाए, जैसे सिस्टमैटिक एरर्स को दूर करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें प्रिकॉशंस लेनी होती है। हमें प्रिकॉशंस, जब भी आप लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप लास्ट में एक लिस्ट ऑफ प्रिकॉशंस लिखते हो कि भैया तारे छोटी ले लेंगे हम लोग, तारे जो है वो छोटी ले लेंगे, हम बड़ी तार लेंगे ही नहीं है, ठीक है ना, हम छोटी तार ले लेंगे, ठीक है ना। स्क्रूज वगैरह प्रॉपर्ली टाइट करके रखेंगे। तो इस टाइप की प्रिकॉशंस आप लिखते हो ताकि वो सिस्टमैटिक एरर आपके कम हो जाए, रिड्यूस, खत्म तो होंगे बट रिड्यूस हो जाए। रैंडम एरर का क्या कर सकते हो, तो भैया रैंडम एरर जो होगा इसको चेंज करने के लिए आप एक रीडिंग नहीं, कम करने के लिए, हटाने के लिए एक रीडिंग लेंगे, आप मल्टीपल रीडिंग, हर बार कुछ ना कुछ एरर कर रहे हो, कम ज्यादा एरर कर रहे हो, कभी कम कभी ज्यादा, तो उसका पूरा आप एवरेज लेते हो। पूरा समझाऊंगा अभी आप किस तरीके से रैंडम एरर को कम किया जाता है, एवरेज लेके कम किया जाता है। बट टेक मल्टीपल रीडिंग्स एंड देन टेक द एवरेज। लास्ट इज द लीस्ट काउंट एरर। भैया अब ये जो एरर है इसको कम करने का एक तरीका है, और वो क्या है कि भैया आप और ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट लेकर आओ।
स्केल का इस्तेमाल मत करो, वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करो, स्क्रू गेज का इस्तेमाल करो, और भी ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट लेकर आओ, इससे आप रीडिंग लो, क्या टेंशन है, ठीक है ना। तो उसका क्या है, प्रिसीजन इंक्रीज करना पड़ता है, हाई प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करो, ठीक है। रैंडम एरर के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, टेक मल्टीपल रीडिंग्स, टेक मल्टीपल रीडिंग्स। तो हमें रैंडम एरर को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए, खत्म नहीं पाएंगे, आपको मल्टीपल रीडिंग्स कैसे ली जाती हैं उसका एग्जांपल देता हूं। तो मैंने कहा कि मान लिया हमारे पास एक एक्स क्वांटिटी है, उसको आपने मेजर किया, आपके पहले रीडिंग आई x1, दूसरी आई x2, करते करते गए आपकी रीडिंग आई xn। फिर आपने कहा कि इनका एवरेज ले लिया, क्या निकाला इसका, एक्स मीन निकाला। एक्स मीन क्या होगा, एक्स मीन होगा x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस xn डिवाइड बाय n, हुआ कि नहीं हुआ, है कि नहीं, ठीक है। ये आपके पास मीन आ गया, हम कहेंगे मीन इज मोर एक्यूरेट, मीन इज मोर एक्यूरेट, क्योंकि कभी आप पॉजिटिव एरर कर रहे हैं, कभी आप नेगेटिव एरर कर रहे हैं, वो कैंसिल आउट होकर नेट एक आपका मीन वैल्यू आ रही है, दैट शुड बी मोर एक्यूरेट वैल्यू, कि ऑन एन एवरेज आपकी वैल्यू ये आ रही है। वी आर कंसिडरिंग दैट टू बी मोर एक्यूरेट, बट हम ऑन एन एवरेज गलती भी तो कर रहे हैं हर एक रीडिंग में। तो पहली रीडिंग की गलती कितनी है, पहली रीडिंग की गलती है उसको मैं डेल्टा x1 लिख देता हूं, वो गलती होगी एक्स मीन आना चाहिए था, आ रहा x1, तो उसमें एक एरर आया, ठीक है। अब x1 माइनस एक्स मीन भी बोल सकते हो, पॉजिटिव एरर के लिए ज्यादा वैल्यू आनी चाहिए ना, x1 माइनस एक्स मीन बोल सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं यहां पे डालने वाला हूं, मॉड डालने वाला हूं। इनको हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर्स, एब्सोल्यूट एरर्स। क्या होते हैं एब्सोल्यूट एरर्स, एब्सोल्यूट एरर्स होते हैं वो एरर्स जो इंडिविजुअल रीडिंग्स में होते हैं, उनको हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर्स। जो इंडिविजुअल रीडिंग्स में होते हैं उनको हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर्स। पहली रीडिंग में एरर आया x1 माइनस डेल्टा एक्स, एक्स मीन। दूसरी रीडिंग में एरर आया डेल्टा x2, क्या हुआ, ये x2 माइनस एक्स मीन हुआ। ऐसे करते करते nth रीडिंग में जो एरर आया डेल्टा xn आया, इसका वैल्यू कितना हुआ, xn माइनस एक्स मीन। मैं मॉड क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मुझे इससे मतलब नहीं कि मैं पॉजिटिव साइड में गलती कर रहा हूं कि नेगेटिव साइड में गलती कर रहा हूं, मुझे पता है कि कभी मैं पॉजिटिव साइड में गलती करूंगा, कभी नेगेटिव साइड में गलती करूंगा, ठीक है। कभी मीन से ज्यादा वैल्यू निकाल दूंगा, कभी मीन से कम वैल्यू निकाल दूंगा, तो मीन है ना, मीन तो बीच में आ रहा है ना हमेशा। तो कुछ वैल्यूज मीन से बड़ी होंगी, कुछ वैल्यूज मीन से कम होंगी, मुझे पता है, इट हैज टू बी। तो मैंने इनका मॉड लिया कि मुझे ये देखना है मैं कितना ऑफ जा रहा हूं मीन से, नॉर्मली कितना ऑफ जा रहा हूं मीन से, ऑन एवरेज कितना ऑफ जा रहा हूं मीन से, किस तरफ जा रहा हूं उससे मैटर नहीं है, ठीक है। तो मैंने निकाला यहां पर डेल्टा एक्स मीन, डेल्टा एक्स मीन निकाला, मतलब मैंने इन सब का एरर का भी मीन निकाल दिया कि ऑन एन एवरेज कितना ऑफ जा रहा हूं। इसको मैं बोलूंगा मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलूंगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो क्या हुआ ये डेल्टा एक्स मीन, डेल्टा एक्स मीन होगा मॉड डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा xn डिवाइड बाय n। ये इन सब एरर्स का भी एवरेज है, ठीक है ना, और डेल्टा एक्स मीन। तो मैं ऑन एन एवरेज इतनी गलती कर रहा हूं, तो अब मैं रीडिंग लिखूंगा अपनी, वो लिखी जाएगी x बराबर एक्स मीन प्लस माइनस डेल्टा एक्स। मतलब मैं ऑन एन एवरेज इतनी गलती है, वो पॉजिटिव साइड भी हो सकती है, नेगेटिव साइड भी हो सकती है, हम नहीं कह सकते, पर इतनी गलती होने के चांसेस हैं, और ये वैल्यू हमने निकाली है, इतनी गलती होने के चांसेस। इसको कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। अब यहां पे बात करते हैं रिलेटिव एरर की। रिलेटिव एरर क्या होता है, इसको कई बार हम फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। क्या होता है, एरर डिवाइड बाय द वैल्यू। और परसेंटेज एरर निकालें तो होगा डेल्टा एक्स मीन डिवाइड बाय एक्स मीन। परसेंटेज एरर असली एरर होता है जो ये बताता है कि कितना बड़ा एरर है, कितना छोटा एरर है, अच्छा रीडिंग है कि बेकार रीडिंग है। तो परसेंटेज एरर जितना छोटा होगा उतना अच्छा रीडिंग होगा, उतना एक्यूरेट रीडिंग होगा। परसेंटेज एरर जितना छोटा होगा उतना एक्यूरेट रीडिंग होगा। जब भी क्वेश्चन आपको कहेगा कि बताओ कि इनमें से कौन सा रीडिंग बेहतर है, आप परसेंटेज एरर देखकर बताएंगे कि इनमें से परसेंटेज एरर जिसका छोटा होगा उतना ही एक्यूरेट रीडिंग होगा। तो परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर एंड एब्सोल्यूट एरर ऐसे लिखे जाते हैं। तो बस समझ में आ गया आपको। एक क्वेश्चन लगाते हैं पहले इसके ऊपर। तो क्वेश्चन है, कि मेजर द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इन सक्सेसिव मेजरमेंट्स द रीडिंग्स टर्न्स आउट टू बी दिस।
कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। ठीक है, तो रीडिंग हमको दे रखी है टाइम की, तो अगर टाइम हम मेजर कर रहे हैं, रीडिंग आ रही है 2.63, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80। इनको हम पहले ऐड करते हैं और मीन निकालते हैं। इनका रीडिंग कितनी है? 5 रीडिंग है। तो टी मीन कितना आएगा निकालना चाहते हो, तो पहले तो मैं जोड़ूंगा इसको, टी मीन, टी मीन लिखना, टी मीन लिखना है, टी मीन, टी का मीन वैल्यू कितना आएगा? तो 3 और 6 9 और 2 11 और 1 12, हाथ से लगा 1, तो 6 और 1 7 और 5 12, 4 16, 16 और 7 23, 23 और 8 31, हाथ लगा 3 10 और 3 13, डिवाइड बाय 5 कितना आया? 5 गुना 10, 5 23, 5 गुना 10, 5 गुना 10, 5 चौक 20, सॉरी 5 गुना 10, 5 छक 30, 5 गुना 10, 5 चौक 20। तो मीन वैल्यू हमको मिल रही है, मीन वैल्यू हमको मिल रही है 15। लेकिन यहां पे हर एक रीडिंग जो थी वो डेसिमल में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में थी, तो मैं इसको भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक ही राउंड ऑफ कर लेता हूं अपनी वैल्यू को, तो ये आ रहा 2.62। आफ्टर राउंडिंग ऑफ आई विल गेट 2.62। ठीक है, ये मेरे पास मीन वैल्यू आ गई। अब जब मीन वैल्यू आ गई, मैं हर एक से एरर निकालता हूं, तो पहले रीडिंग का डेल्टा x1 क्या, डेल्टा t1 क्या आएगा? 2.63 माइनस 2.62, डेल्टा t2 क्या आएगा? 2.63 2.52, डेल्टा t3 क्या आएगा? 2.63 2.42, डेल्टा t4 क्या आएगा? 2.71 2.63, डेल्टा t4 क्या आएगा? t5 क्या आएगा? 2.80 माइनस 2.63। इसको बाद में इसको लिखा, मैटर नहीं करता, मॉड डाल रखा है मैंने। ठीक है, तो मैंने अपनी सहूलियत के लिए मैंने इस तरीके से लिख दिया है। कैलकुलेशन में आप एक बार क्रॉस चेक करते रहना कि कोई गलत ना हो रही हो। 0.01 0.11 0.21 0.08 0.17। देखो एक बारी तो यार बिल्कुल ठीक है, ऐड करो 3 और 1 6 बिल्कुल ठीक है, 3 और 6 बिल्कुल ठीक है, 8 और 3 11 और 1 और 1 बिल्कुल ठीक है, 7 3 10 ठीक है, और 6 और 1 8 बिल्कुल ठीक ठीक लग रहा है हमको। तो अब डेल्टा टी मीन निकालते हैं, इसका डेल्टा टी मीन निकालते हैं, डेल्टा टी मीन निकालते हैं। इन सबको जोड़ना पड़ेगा, तो 8 और 7 15, 15 और 3 18, हासिल लगा 1, तो 2 और 2 4 और 1 0.58 डिवाइड बाय 5 हो गया, तो ये 0.116 हो गया, 0.116 हो गया। तो अगर यहां तक राउंड ऑफ करना पड़े इसको, तो मैं 0.12 करके इसको राउंड ऑफ कर दूंगा, तो डेल्टा टी मीन का वैल्यू आ गया 0.12 डेल्टा टी मीन। Once I get the value of delta t mean and t mean, I can say that time period is written as 2.62 plus minus 0.12. The absolute error is 0.12. The relative error is 0.12 divided by 2.62, and the percentage error 0.12 divided by 2.62 into 100, 12 upon में 2.62, the percentage error. आप कैलकुलेशन कर सकते हैं यहां पर चाहो तो 12 डिवाइड बाय 2.62 4.58%। That is how we can find out the error, percentage error in this measurement। तो जो मेजरमेंट कर रहे हैं ऑन एन एवरेज हम 4.58% का एरर कर रहे हैं ऑन एन एवरेज। दिस इज ऑल्सो एन एवरेज एरर। ऑन एन एवरेज हम लगभग 4.58% का एरर कर रहे हैं, इतना हम ऑफ जा रहे हैं। क्लियर? बहुत सही। अब आते हैं, बात करते हैं प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स की। ये तो हमने एक इंडिविजुअल रीडिंग में एरर निकाला, ठीक है ना, बट आमतौर पर हमें
सिंगल मेजरमेंट नहीं करनी होती बल्कि मल्टीपल मेजरमेंट करनी होती है, अलग अलग क्वांटिटी की मेजरमेंट करनी होती है और उनको यूज करके तीसरी क्वांटिटी को निकालना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है, स्फीयर का वॉल्यूम डायरेक्टली आप नहीं निकालेंगे, स्फीयर का वॉल्यूम निकालने के लिए आप उसका रेडियस मेजर करते हैं, तो रेडियस मेजर करते वक्त एक एरर आता है, बट वॉल्यूम निकालने में कितना एरर होगा? तो वॉल्यूम पे तो आपने केवल फॉर्मूला यूज किया 4/3 पाई आर क्यूब, आर में एरर था पर वी में कितना एरर होगा? जितना आर में उतना ही एरर में होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 आर आ रहे हैं, आर क्यूब है, आर इंटू आर है, तो यहां पे एरर क्या है? कुछ ज्यादा आएगा, कुछ ज्यादा आएगा। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीजन करेंगे या और भी केसेस यहां पर रहते हैं, उनमें एरर किस तरीके से प्रोपोगेट करता है। दो क्वांटिटी में लेके चल रहा एक्स एंड वाई, मैंने इनको मेजर किया, एक्स में एरर था डेल्टा एक्स, वाई में था डेल्टा वाई। एडिशन करा, जेड बना एक्स प्लस वाई, जेड बना, जेड में कितना एरर होगा? तो हम जेड में एरर लिखेंगे एडिशन करते वक्त, तो लिखते हैं एक्स प्लस वाई डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, मतलब एडिशन करते वक्त जो एब्सोल्यूट एरर्स हैं वो जुड़ जाते हैं, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। वैल्यू जुड़नी नहीं है क्योंकि ऐड कर रहे हैं, तो एरर्स भी जुड़ जाते हैं, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई हो जाता है। परसेंटेज एरर विल बी डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई इंटू 100 लिखा जाएगा, दैट इज द परसेंटेज एरर। सारा उसमें डिटेल में पहले आप लोगों को लिख कर आया हूं ताकि मुझे यहां पर लिखने का समय ना वेस्ट करना पड़े। आप स्क्रीन को पॉज करके नोट करेंगे, आप स्क्रीन को पॉज करने के साइड से हट जाऊंगा, बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप ऐप पे जाएंगे, फिजिक्स वाला की ऐप पे जाएंगे, यू विल गेट द पीडीएफ, ऑल द नोट्स विल बी देयर। बिकॉज मैं चाह रहा हूं कि वन शॉट भले ही है, लेकिन 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 कंटेंट में कोई कट शॉट ना हो। इट्स अ वन शॉट बट कंटेंट में कोई कट शॉट ना हो, सारा इंपॉर्टेंट बात पहलू डिटेल में आप तक पहुंच जाए, उसके लिए मैं पहले से ही मेहनत करके आया हूं। पीपीटी को आप देख सकते हैं कितनी मेहनत कर रही है पीपीटी पे, सब कुछ पहले लिख कर आया, मेंशन करके आया ताकि मैं आपको समझाऊं तो आपको तुरंत समझ में आए, सामने लिखा हुआ हो, पॉज करके आप नोट कर सके, पीडीएफ को डाउनलोड कर सके, टेंशन नहीं होगी। सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वैल्यू सब्ट्रैक्ट होंगी, लेकिन एरर्स तब भी ऐड होंगे, एरर्स कभी भी घटते नहीं, बात समझना। एरर्स ऐड ही होते हैं, बिकॉज ये एरर जो होता है ये एक्चुअल एरर नहीं होता, ये पॉसिबिलिटी ऑफ एरर होता है, और ये एरर पॉजिटिव साइड में नेगेटिव साइड में कहीं भी हो सकता है, इसलिए वो अपने आप को काउंटर करके हमेशा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी की बात की जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कह दूं कि इसमें पॉजिटिव एरर है, इसमें नेगेटिव एरर है, माइनस करो तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैंने कहा इसमें एरर है प्लस 0.2 का, इसमें एरर है माइनस 0.2 का, जब सब्ट्रैक्ट करें लोग तो क्या होगा? 0.2 माइनस 0.2 मतलब 0.4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो भले आप एरर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो लेकिन वो अल्टीमेटली प्लस होकर माइनस प्लस की वैल्यू ज्यादा दे सकता है ना, देयर इज दिस पॉसिबिलिटी। क्या दिमाग आने वाली बात नहीं है इसमें, आप ध्यान रखने में इस चीज को, तो इस चीज को दिमाग में रखें कि एरर जो है वो कभी सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, सब्ट्रैक्ट भी करोगे तो भी एरर ऐड ही होगा, सब्ट्रैक्ट भी करोगे तो भी कौन सा एरर ऐड होगा? एब्सोल्यूट एरर ऐड। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए रूल सेम, क्या सेम है कि आपके यहां पर एब्सोल्यूट एरर्स ऐड होते हैं। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में एब्सोल्यूट एरर्स ऐड नहीं होते, परसेंटेज एरर्स ऐड होते, परसेंटेज एरर्स ऐड होते। ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम यहां पे पहले लॉग लेते हैं, फिर डिफरेंशिएट करते हैं, फिर dx को डेल्टा x लिखते हैं, dy को डेल्टा y लिखते हैं। मैं करके दिखा देता हूं आप लोगों को एक, वरना आपको शांति तो मिलेगी नहीं, मुझे पता है। मेरा log z इज log x प्लस log y हो जाएगा, डेल्टा डिफरेंशिएट करते हैं, dz बाय z dx बाय x dy बाय y हो जाएगा। इसको डेल्टा 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 लिखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज z इक्वल टू परसेंटेज x प्लस परसेंटेज y हो जाएगा। ये तरीका है करने का। डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो तो लिखोगे dz इक्वल टू x dy प्लस y dx, dy को डेल्टा y dx को डेल्टा x लिखकर आपको डेल्टा z भी मिल सकता है। तो आपको दोनों फॉर्मूला याद करना है। पहला फॉर्मूला डेल्टा z का हो गया, डेल्टा z क्या है? x डेल्टा y प्लस y डेल्टा x, सिंपल डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल लगा डिफरेंशिएशन करते वक्त, ठीक है ना। और परसेंटेज z के लिए लॉग लिया, फिर डिफरेंशिएट किया, तो यहां पे आता है परसेंटेज एरर्स आर एडिंग अप to get the net percentage error in z। तो हम कह रहे हैं परसेंटेज एरर इन z इज परसेंटेज एरर इन x प्लस परसेंटेज एरर इन y होगा। परसेंटेज एरर इन z इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन x प्लस परसेंटेज एरर इन y होगा। डिवीजन के लिए x अपॉन y कर रहे, और डिवीजन में भी परसेंटेज एरर जुड़ जाते हैं, ध्यान रखना डिवीजन में भी परसेंटेज एरर जुड़ जाते हैं, पर डेल्टा z कितना होता है?
डेल्टा जेड होता है एक्स डेल्टा वाई प्लस वाई डेल्टा एक्स डिवाइड बाय वाई स्क्वायर। सिंपल डिफरेंशिएशन से निकाल सकते हो। लेकिन यहां पर जो चतुर बच्चे होंगे वो कहेंगे कि सर अगर हम सिंपल डिफरेंशिएशन करते हैं तो ऊपर क्वेश्चन रूल लगाते वक्त ऊपर माइनस आता है। तो मैंने कहा था कि एरर के लिए आप माइनस ना लेते हुए प्लस ही लेंगे, तो बस वो डिफरेंशिएट करके जहां पे माइनस आ रहा है उसको भी आपको प्लस कर देंगे। यहां पर भी वही होगा, यहां पर भी वही होगा, माइनस को प्लस करके अपना आंसर देंगे आप। तो एक्स डेल्टा वाई प्लस वाई डेल्टा एक्स डिवाइड बाय वाई स्क्वायर, एंड नीचे क्या रहा, परसेंटेज एरर्स ऐड हो गए। सिंपल भाषा में याद करें कि एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर एब्सोल्यूट एरर जुड़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के अंदर परसेंटेज एरर्स जुड़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के अंदर परसेंटेज एरर्स जुड़ते हैं, बात ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। चलते आगे। जब इस तरीके से पावर होती है तो पावर आगे आती है, माइनस रहे प्लस रहे, रहेगा यहां पर प्लस ही, ध्यान रखना आपको बस। तो पावर ए इंटू परसेंटेज एक्स पावर बी इंटू परसेंटेज वाई इस परसेंटेज, ऐसे आप लिख सकते हैं। यहां पर आते हैं इस फॉर्म में आपको कहां पे क्वेश्चन मिलता है, जैसे कि आपको मिलता है मिरर फॉर्मूला 1/b प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिलता है 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले आपको मिलते हैं। तो डेल्टा जेड अपॉन में जेड स्क्वायर, डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, डेल्टा वाई अपॉन में वाई स्क्वायर, इस तरीके से डेल्टा जेड निकाला जाता है। परसेंटेज जेड निकालना हो आपको तो आप निकाल सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, डेल्टा जेड मिल चुका है, जेड आपको पता ही है, इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज जेड निकल जाए, परसेंटेज जेड निकल जाए। अब इसको करने के लिए ना अलग अलग बुक्स अलग अलग तरीके देती हैं इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, पर दिस इज द बेस्टेस्ट मेथड दैट यू कैन गेट। बहुत सारी बुक्स जो है वो गलत भी लिखती हैं इसको, तो घबराने का नहीं कि सर ये आंसर बुक का मेरा मैच नहीं करा है इसके अंदर। आई हैव ट्राइड एंड टेस्टेड इट, एंड कुछ बुक्स कुछ मिस्टेक्स करती हैं। अभी मैं उन मिस्टेक्स में नहीं जाऊंगा, इतना समय मेरे पास नहीं है टू इलैबोरेट की बुक्स क्या मिस्टेक करती है। बट फिलहाल आप क्या कहेंगे, आपका फॉर्मूला ये याद रखेंगे, एक क्वेश्चन लगाकर देखते हैं ताकि आपके सारे के सारे फंडे यहां पर क्लियर हो जाए। वैल्यू ले लेते हैं, हम कहते हैं कि लेटर से x जो हो गया वो हो गया 4.0 प्लस माइनस 0.1, y जो हो गया 0.2 प्लस माइनस 0.1, 0.2 2.0, 0.2 में 0.1 का तो बहुत बड़ा हो गया, 2.0 प्लस माइनस 0। तो हम कह रहे हैं कि अगर z का वैल्यू x प्लस वाई है तो यू हैव टू फाइंड डेल्टा z एंड परसेंटेज z। आपको डेल्टा जेड निकालना है, परसेंटेज जेड निकालना है। पहला केस आप लोग के सामने आ चुका, पहला केस कह रहा जेड का वैल्यू कितना है, एक्स प्लस वाई है। तो जेड का वैल्यू और एक्स प्लस वाई है, तो एक्स प्लस वाई लिखेंगे 4.0 प्लस 2.0 प्लस माइनस 0.1 प्लस 0.1। तो आपका जो जेड का वैल्यू आ गया 6.0 प्लस माइनस 0.2 आ गया। डेल्टा जेड का वैल्यू 0.2 आ रहा, परसेंटेज जेड का वैल्यू 0.2 डिवाइड बाय 6.0 इंटू 100 आ गया, मतलब 20/6 आ गया। इसको आप देखो 10/3 आ गया, 3.3 परसेंटेज आ गया। परसेंटेज जेड का वैल्यू आपके सामने आ गया, परसेंटेज जेड आया, परसेंटेज डेल्टा जेड आया आपके सामने। डेल्टा जेड सिंपली दोनों को ऐड कर दें। सेकंड केस की अगर बात करें, सेकंड केस की बात करें कि अगर जेड का वैल्यू है एक्स माइनस वाई के बराबर, तो क्या होगा, अगर सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाए तो आपको हो गए 4.0 माइनस 2.0 प्लस माइनस 0.1 प्लस 0.1। यहां पर एडिशन ही करना पड़ेगा, यहां सब्ट्रैक्शन करते रहो लेकिन यहां पर एडिशन करना ही पड़ेगा, इस बात का आपको रखना है बखूबी ध्यान। तो मिलेगा ये 2.0 प्लस माइनस 0.2, डेल्टा जेड का वैल्यू आ रहा 0.2, परसेंटेज जेड का वैल्यू आ रहा 0.2 अपॉन में 2.0 इंटू 100, मतलब 20 अपॉन में 2, दैट मीन्स 10% का आपको एरर मिल रहा। काफी बड़ा एरर हो गया, और क्या 10% का आपको यहां पर एरर देखने को मिल रहा। क्लियर बात आप लोग। तीसरा केस क्या है, z इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई हो गया। तो डेल्टा जेड का फॉर्मूला होता है एक्स डेल्टा वाई प्लस वाई डेल्टा एक्स। यहां पर दोनों का फॉर्मूला आपको अलग दे रखा होता है, ठीक है ना। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी हमारे पास 4 है, डेल्टा वाई 0.1 है, वाई 2.0 है, डेल्टा एक्स 0.1 है, 0.4 प्लस 0.6 0.2 हो गया, 0.6 की वैल्यू हमको मिल गई। डेल्टा जेड का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लगाना है एक्स डेल्टा वाई प्लस वाई डेल्टा एक्स के बराबर लिख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज आपको यहां पे दिखा देते हैं हम पहले। यहां पे आप परसेंटेज एक्स निकाल लो। परसेंटेज एक्स होगा 0.1 डिवाइड बाय 4 इंटू 100, दैट मींस 2.5% के बराबर होगा। परसेंटेज वाई निकाल लो, तो ये 0.1 डिवाइड बाय 2.0 इंटू 100 हुआ, मतलब 5% हुआ। अरे हाँ कि ना। यहां पे अगर आप परसेंटेज जेड निकालते हो कितना आएगा, डेल्टा जेड अपॉन में जेड इंटू 100 होगा कि नहीं होगा, हाँ कि ना। डेल्टा जेड 0.6 है, अब एक्स इंटू वाई कितना होता है,
मल्टीप्लाई करो, 4 दूना 6 है ना, 4 दूना 6 है, तो 6 इंटू 100 हो गया। मतलब कितना हुआ ये 10% का आया कि नहीं आया आपके? 4 गुना 8 होता है। कैसी बातें करते हैं तुम लोग? तो कितना हुआ ये 60/8 हुआ। 30/15 से काट लें, 15 से कर रहा हूं, सॉरी 4 से काट ले, 4×15 = 60 होता है, 4×8 होता है, 7.5% हुआ कि नहीं हुआ? मैंने कहा था कि परसेंटेज जेड अगर आपको निकालना है तो आप परसेंटेज एक्स प्लस परसेंटेज वाई भी कर सकते हो। परसेंटेज एक्स कितना है 2.5 है, परसेंटेज वाई कितना है 5 है, मतलब 7.5 है कि नहीं है? हाँ कि ना? है कि नहीं है? हाँ कि ना? तो परसेंटेज जेड निकालने के दो तरीके हो गए, या तो आप डायरेक्टली डेल्टा जेड निकालने के बाद डेल्टा जेड अपॉन जेड 200 कर दो, एक तरीका ये है। मेथड नंबर 2 क्या है? परसेंटेज एक्स परसेंटेज वाई निकाल के दोनों को जोड़ दो, तब भी आपका परसेंटेज एक्स निकल जाता है, परसेंटेज जेड निकल जाता है। अरे बस समझ में आपको आंसर 7.5 आ रहा है, दोनों में करके दिखा दिया आप लोगों को, बहुत सही बात है। ठीक है, ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सपोज क्वेश्चन आपके पास 4th नंबर में आता, 4th क्वेश्चन क्या आता कि आपको निकालना है क्या? आपको निकालना है एक्स अपॉन वाई को, ठीक है ना? तो डेल्टा जेड के लिए आप लिखेंगे एक्स डेल्टा वाई प्लस वाई डेल्टा एक्स में वाई स्क्वायर। एक्स का वैल्यू 4 है, डेल्टा वाई 0.1 है, 2 है, 0.1 है, अपॉन 2 का स्क्वायर हो गया, 0.4 प्लस 0.2 डिवाइड बाय 4 हो गया, 0.6 डिवाइड बाय 4 हो गया, 0.3 डिवाइड बाय 2 हो गया, 0.15 हो गया। डेल्टा जेड का वैल्यू 0.15 आ रहा है। मैं अभी भी आपको कह रहा हूं कि जो परसेंटेज जेड का वैल्यू होगा वो परसेंटेज एक्स प्लस परसेंटेज वाई होगा, मतलब 7.5 होगा। यकीन ना हो तो आप ऐसे निकाल के देख लें कि परसेंटेज जेड की वैल्यू डेल्टा जेड अपॉन में जेड इंटू 100 होती है। ऐसे निकाल के देख लो। जेड का वैल्यू कितना है? जेड का वैल्यू आपके पास 4/2 2 के बराबर आ रहा है। अरे एक्स का वैल्यू 4.0 है कि नहीं है? एक्स का वैल्यू 4.0 है कि नहीं है ना भाई? तो डेल्टा जेड का वैल्यू कितना है? यहां पर डेल्टा जेड का वैल्यू आपको मिल रहा है 0.15, जेड का वैल्यू मिल रहा है 2, इंटू कर दिया 100, 15/2 आया 7.5। मैंने कहा था कि आंसर रहेगा 7.5, चाहे आप बात कर लो डिवीजन की, चाहे कर लो मल्टीप्लीकेशन की, बिकॉज दोनों केस में परसेंटेज एरर जुड़ते हैं, जुड़ के 7.5 आपको यहां पर मिलने ही वाला है। मैंने परसेंटेज एरर निकाल के दिखाया आपको मल्टीप्लीकेशन में भी, डिवीजन में भी। अब एक काम करते हैं, अगली बात कर लेते हैं, केस नंबर 5 की बात कर लेते हैं। तो अगर z को लिखते हो रूट एक्स डिवाइड बाय वाई, z को लिखते हो रूट एक्स डिवाइड बाय वाई, तो रूट ऑफ 4 डिवाइड बाय 2 का मतलब 2/2 मतलब 1 हो गया। z का वैल्यू तो 1 हो गया, लेकिन परसेंटेज अगर लिखोगे तो आप लिखोगे परसेंटेज z इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 है, प्लस करेंगे परसेंटेज वाई को, माइनस नहीं करना, प्लस करना, ध्यान रखना आपको। तो परसेंटेज एक्स मैंने निकाला था आप लोगों के लिए कितना 2.5, परसेंटेज वाई था 5, तो मैं कह रहा ये आएगा हाफ इंटू 5 प्लस हाफ इंटू 2.5 प्लस 1.25 प्लस 5 5.25% ना भाई, 1.25 प्लस 5.25%, दैट इज द परसेंटेज जेड। एक बार परसेंटेज जेड निकल गया, आप डेल्टा जेड भी निकाल सकते हो। उसके बाद आप कहोगे परसेंटेज जेड इज डेल्टा जेड अपॉन में जेड इंटू 100। तो डेल्टा जेड का जो वैल्यू मिल रहा है वो मिल रहा है 5.25 डिवाइड बाय 100, 0.0525। ये आपको डेल्टा जेड का वैल्यू मिल जाएगा। आ रही बात समझ में आपको? क्लियर हुआ? अगले पन्ने भी चलते हैं। अगर क्वेश्चन आपको लास्ट जो आपको मिले वो मिल जाए इस फॉर्म में कि 1/z 1/x प्लस 1/y, तो आप कहेंगे डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय एक्स डेल्टा वाई बाय वाई। तो पहले आप जेड तो निकाल लें। तो 1/z इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2 हो गया। यहां से एलसीएम 4 हो गया, तो 1 प्लस 2 हो गया, तो ये 3/4 हो गया, तो 4/3 हो गया। जेड का वैल्यू कितना है 4/3 आया। तो डेल्टा जेड अपॉन में 4/3, डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स, डेल्टा वाई अपॉन में वाई। मुझे वैल्यू याद हो चुकी है, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं। आपको कंफ्यूजन है तो बस वैल्यू इनपुट करनी है, जाकर देखो क्या वैल्यू थी, अब लगाओ।
तो अच्छा, यहां मैंने मिस्टेक करी, यहां पे स्क्वायर 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 होता है, डेल्टा बाय जेड स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो स्क्वायर और स्क्वायर और स्क्वायर और स्क्वायर कर देंगे यहां पे, ठीक है। तो डेल्टा जेड के वैल्यू होगा 16 डिवाइड बाय 9, 0.1 डिवाइड बाय 16, 0.1 डिवाइड बाय 4, 4 4 4 हो गया ये, और 0.1 को मैंने कॉमन निकाल लिया, तो ये 1/4 प्लस 1 हो गया, तो 0.1 डिवाइड बाय 9 इंटू 5/4 हो गया, तो 0.5 डिवाइड बाय 36 डेल्टा जेड की वैल्यू आपको मिल जाएगी। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा जेड। डिवाइड करके डेसिमल में निकाल सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परसेंटेज जेड निकालना तो क्या करेंगे आप, डेल्टा जेड बाय जेड इंटू 100 कर देंगे। डेल्टा जेड का वैल्यू आपके पास है वो कितना है, 0.5 डिवाइड बाय 36 है, और जो जेड का वैल्यू है बेटा वो कितना है आपके पास, 4/3 है, इंटू 100 करेंगे, ये 36 है, तो बेटा ये 12 हो गया, नीचे ऊपर 50 हो गया, नीचे कितना हो जाएगा 12 चौक 48 होता है। तो 1 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, बहुत कम एरर आ रहा है इसका मतलब, सही है ना। बाकी तो काट पीट लोगे, उसमें क्या दिक्कत है यार, काटने पीटने में दिक्कत हो ना तो आप काट पीट लेते हो। 25/24 आ रहा है ये, 1 पॉइंट समथिंग परसेंट इज द करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर बच्चा लोग? तो ये 6 केसेस थे, 6 के 6 केस मैंने आपको दिखा दिए हैं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अभी इस चैप्टर में 2 बातें और बचती हैं, जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। काफी सारी चीजें हैं बेटा, क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। आ जाओ भैया। वर्नियर कैलिपर एक बहुत ही मतलब प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट होता है। इसमें 2 स्केल होते हैं, इसको कहते हैं मेन स्केल, इसको कहते हैं वर्नियर स्केल, मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल मेन स्केल से थोड़ा सा छोटा होता है, वर्नियर स्केल मेन स्केल से थोड़ा सा छोटा होता है। तो यहां पर 2 बातें ध्यान रखेंगे अब आप लोग। जो लीस्ट काउंट डिफाइन किया जाता है वो डिफाइन किया जाता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। इसके ऊपर जो डिवीजन बन रही है और नीचे वाले पे जो डिवीजन बन रही है वो बराबर तो बन नहीं रही है, अलग अलग डिवीजन बन रही है। तो मैं कह रहा था लीस्ट काउंट होगा वो होगा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। दोनों की एक एक डिवीजन को माइनस करके मिलेगा आपको लीस्ट काउंट, दोनों की एक एक डिवीजन को माइनस करके मिलेगा आपको लीस्ट काउंट। तो हम कहेंगे लीस्ट काउंट इज 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये होता है हमारा लीस्ट काउंट। मेन स्केल डिवीजन वर्नियर स्केल डिवीजन को डिफरेंस करेंगे, लीस्ट काउंट मिल जाएगा। अगर इससे रीडिंग लेनी होती है तो रीडिंग लेने का जो फॉर्मूला आता है वो आता है रीडिंग इज इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। वर्नियर स्केल रीडिंग को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना होता है, माइनस 0 एरर, माइनस 0 एरर। सर अब ये 0 एरर क्या चीज होती है? तो 0 एरर होता है रीडिंग व्हेन नथिंग इज प्लेस्ड बिटवीन द जॉस। 0 एरर क्या है? 0 एरर क्या है? 0 एरर है, 0 एरर होता है रीडिंग when nothing is placed between the jaws। जब जॉज के बीच में कुछ ना रखा जाए तब जो रीडिंग आती है उसको कहते हैं 0 एरर। ये नेगेटिव भी आ सकती है, ये पॉजिटिव भी आ सकती है। रीडिंग लेते कैसे हैं वो मैं सीधा आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। आ जाओ चलो डायरेक्टली क्वेश्चन उठाएंगे और क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि वर्नियर कैलिपर है 1 mm मार्क्स ऑन इट ऑन द मेन स्केल। मतलब आपको क्या दिया है यहां पर? आपको दिया है 1 मेन स्केल रीडिंग, 1 मेन स्केल डिवीजन, सॉरी डिवीजन इज 1 mm। वर्नियर कैलिपर है 1 mm मार्क्स है मेन स्केल के ऊपर, तो मेन स्केल का जो एक डिवीजन है वो 1 mm के बराबर। इट हैज 20 इक्वल डिविजन ऑन द वर्नियर स्केल। So number of divisions on vernier scale is 20 है। 16 with
और कह रहा है कि मैच कर रही है 16 मेन स्केल डिवीजन से। तो थोड़ा मैं यहां पे दूसरे फॉर्म में लिखता हूं इसको। तो कह रहा है कि 20 वर्नियर स्केल डिवीजन मैच कर रहे हैं, मतलब बराबर है किसके, इसके बराबर है 16 मेन स्केल डिवीजन के बराबर आ रही है। दोबारा से बोलो, इट हैज 20 डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल which match with, मतलब equal to, which match with 16 मेन स्केल डिविजन्स। तो 20 वर्नियर स्केल डिवीजन 16 के बराबर हो गई। फॉर दिस वर्नियर कैलिपर द लीस्ट काउंट इज, बेटा ये 2010 में आया था क्वेश्चन मेंस में, जेईई मेंस में। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस में। तो बात समझना, यहां पर कहा जा रहा कि वन मेन स्केल डिवीजन, इनफैक्ट वन वर्नियर स्केल डिवीजन 16/20 मेन स्केल डिवीजन के बराबर हो गया। वन मेन स्केल डिवीजन क्योंकि 1 mm के बराबर था, तो मैं इसको 16/20 इंटू 1 mm के बराबर बोल सकता हूं। तो वन वर्नियर स्केल डिवीजन जो आ गया आपके पास वो 16/20 mm के बराबर आ गया। और जो लीस्ट काउंट होता है बेटा ये होता है वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर। वन मेन स्केल डिवीजन 1 mm के बराबर है और वन वर्नियर स्केल डिवीजन 16/20 mm के बराबर है। माइनस कर दिया दोनों को, तो मुझे मिल रहा है 4/20 mm, 1/5 mm, 0.2 mm। तो 0.2 mm, 0.2 mm, 0.2 mm, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। 4 नंबर फ्री के जेब के अंदर आ गए, ठीक है ना बच्चा लोग। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसके ऊपर, 2005 का क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन देखते हैं, लंबा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन लग रहा है मुझको। ऑफ द क्यूब, एक क्यूब है हमारे पास, उसका हम एज मेजर कर रहे हैं, साइड लेंथ मेजर कर रहे हैं मतलब, ठीक है ना। वर्नियर कैलिपर्स 9 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, 9 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 10 डिविजन ऑफ द वर्नियर स्केल, 10 डिविजन ऑन द वर्नियर स्केल से मैच कर रही है। वन मेन स्केल डिवीजन 1 mm है, तो 9 mm 10 VSD के बराबर हो गया। 1 VSD 9/10 mm के बराबर हो गया। लीस्ट काउंट 1 MSD माइनस 1 VSD के बराबर हो गया। 1 MSD 1 mm, 1 VSD 9/10 mm, आंसर 1/10 mm आ गया। बट हमसे लीस्ट काउंट में पूछा है, हमने निकाल दिया। यहां तक आगे बढ़ते हैं। द मेन स्केल डिवीजन रीडिंग इज 10, कह रहा है कि जो मेन स्केल की रीडिंग है 10 आ रही। And one division of the vernier scale was found to be coinciding with the main scale, ठीक है ना। हाँ, मेन स्केल रीडिंग तो 10 आ रही है। अगर वन डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल, मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल की जो रीडिंग आ रही है कितनी आ रही है, वर्नियर स्केल की जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है 1। वन डिवीजन ऑफ द, it should not say one division, the first division of the vernier scale was found to be coinciding with the main scale, ठीक है। मेन स्केल का डिवीजन कितना है, रीडिंग कितना है 10 है, और फर्स्ट रीडिंग ही कोइंसाइड कर रहा है। तेरा मास ये है, डेंसिटी निकाल दो, तो पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा हमको, तो डेंसिटी निकलेगी है भाई, ठीक है। तो हमें पहले इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम में साइड लेंथ है कितना वो निकालना पड़ेगा। तो व्हाट इज द रीडिंग, रीडिंग होगा आपके पास, यहां पे कोई भी जीरो एरर की बात नहीं की गई है, तो हम जीरो एरर को भूल जाते हैं फिलहाल के लिए, और बात करते हैं यहां पे रीडिंग कैसे निकालें। तो रीडिंग हमारे पास क्या होगा, रीडिंग होगा मेन स्केल रीडिंग दैट इज 10, वर्नियर स्केल रीडिंग दैट इज 1, मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट दैट इज 1/10, ये भी mm में है और ये भी mm में आपको मिलेगा, ठीक है ना, 1/mm ही है। तो ये 10.1 mm हो गया, 10.1 mm हो गया, 10.1 mm हो गया, क्लियर। 10.1 mm इज द रीडिंग दैट वी आर हैविंग। अब वो कह रहा है ये तो है हमारे पास साइड लेंथ, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा इसका a क्यूब, 10.1 का क्यूब इज द वॉल्यूम, 10.1 का क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम हो गया। अगर मास ये रहा, डेंसिटी निकाल दो, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी का मास अपॉन में वॉल्यूम, डेंसिटी का मास अपॉन में वॉल्यूम, ये होता है। तो मास कितना है 2.736 और वॉल्यूम कितना है 10.1 का क्यूब, 10.1 का क्यूब। पहले आंसर निकालते हैं, फिर बाद में देखेंगे। तो 2.736
डिवाइड बाय 10.1 डिवाइड बाय 10.1 10.1 डिवाइड बाय 10.1, ये आ रहा 0.002। ये एमएम में था, ये ग्राम में था, और उसको ग्राम पर सीसी में चाहिए, उसको एमएम में नहीं चाहिए, एमएम क्यूब में नहीं चाहिए, उसको सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए। तो अगर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करें तो ग्राम जगह आएगा ना, मतलब इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो कन्वर्ट इनटू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये मिलीमीटर क्यूब में है, सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो क्या आएगा 2.655, ठीक है ना, ये आ गया। बड़ा कह रहा है इनकरेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर भी करेक्ट रखनी है आपको, तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर लेना पड़ेगा? तो इसमें देखो, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। छोटा कौन? 3 वाला। तो आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक अपना आंसर दोगे। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए आप यहां तक अपने इसको राउंड ऑफ करोगे, इसके आगे 5 है, उसके आगे नॉन जीरो नंबर है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.66 ग्राम पर सीसी। सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। तो 2.66 ग्राम पर सीसी इज योर आंसर, क्लियर? समझ गए? चले आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास जो है वो स्क्रू गेज का। स्क्रू गेज में भी हमारे पास 2 स्केल होते हैं, एक होता है मेन स्केल। अब यहां तो आपको बहुत शायद क्लियरली ना दिख रहा हो, तो यहां दिखाता हूं आपको। ये होता है मेन स्केल, ये होता है सर्कुलर स्केल। यहां पर एक टर्म डिफाइन की जाती है जिसको हम कहते हैं पिच। पिच नॉर्मली 1 MSD के बराबर होता है, आमतौर पे नॉर्मली। इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन होता है डिस्टेंस मूव्ड बाय मेन स्केल in 1 complete rotation of सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल जब एक बार पूरा घूम जाएगा तो मेन स्केल कितना आगे बढ़ेगा, ये होता है पिच। यहां पर डिफाइन किया जाता है लीस्ट काउंट एज पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पे जितना भी डिवीजन है, जितने भी नंबर यहां पे डले हुए हैं सर्कुलर स्केल पर, उससे डिवाइड करते हैं कि उसको पिच को। और रीडिंग जो ली जाती है वो कैसे ली जाती है बच्चा लोग? रीडिंग लिखी जाती है वापस से, कैसे रीडिंग होती है? मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर, ऐसे ली जाती है रीडिंग। तो रीडिंग इज मेन स्केल रीडिंग plus circular scale reading into least count minus zero error. That is how we take the reading of from the screw gauge. इस तरीके से स्क्रू गेज से हम रीडिंग लेते हैं, ठीक है ना? अच्छा, चलो अब डायरेक्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। काफी बड़ा क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर दिख ही रहा है, इसको करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द पिच एंड द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल आर, ये 2019 का क्वेश्चन था वापस बेटा देखो। फॉर अ गिवन स्क्रू गेज आर दिस एंड दिस। तो आपको ऑलरेडी से क्या दिया, उसने पिच दिया कितना, 0.5 mm के बराबर। कह रहा है नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल इज 100। तो यहां से आप लीस्ट काउंट तुरंत निकाल पाएंगे, दैट इज पिच अपॉन में नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो 0.5 डिवाइड बाय 100 mm 0.005। When the screw gauge is fully tightened without any object, that means अभी जीरो की बात कर रहा है, the zero of the circular scale lies 3 division below the mean scale। तो मतलब पूरा बंद नहीं हुआ, ऐसे रह गया, ऐसे रह गया। 3 जीरो यहां पर 3 नंबर यहां रह गया, 3 दिख रहा है यहां पर। जीरो ऑफ द मेन स्केल पूरा बंद नहीं हुआ है ना, पूरा वो बंद नहीं हुआ, ऐसे रह गया। तो यहां पर आपको जीरो पूरा
बंद नहीं हुआ, मतलब थोड़ा एक रीडिंग आ रहा है उसका, तो रीडिंग कितना है, तो आप कहेंगे 0 एरर निकालना होगा। ठीक है, तो पहले आगे बढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको 0 एरर निकाल दिखाऊंगा। द रीडिंग्स ऑफ द मेन स्केल एंड द सर्कुलर स्केल ऑफ अ थिन शीट आर दिस एंड दिस। फिर हमने एक थिन शीट को जब मेजर किया, उसकी थिकनेस को मेजर किया, तो जो रीडिंग हमको मेन स्केल पे मिली है, मेन स्केल जो रीडिंग हमको आई है वो आई है 5.5 मिलीमीटर, एंड जो सर्कुलर स्केल का रीडिंग आ रहा है वो आ रहा है 48। सर्कुलर स्केल का रीडिंग आ रहा है 48, मेन स्केल का रीडिंग आ रहा है 5.5 मिलीमीटर। थिकनेस कितना होगा? तो रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है? तो रीडिंग का जो फॉर्मूला हमारे पास है, वो है मेन स्केल का रीडिंग दैट इज 5.5 मिलीमीटर, सर्कुलर स्केल का रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट 0.005 माइनस द 0 एरर। अब 0 एरर निकाल के माइनस करना है, तो 0 एरर निकालते हैं। तो हम कह रहे हैं कि 0 एरर कितना है, तो 0 एरर में हमको दिख रहा है कि यहां पर रीडिंग आ रही है 0 प्लस समथिंग। भाई पूरा बंद नहीं हुआ ना, अगर ज्यादा बंद होता तो वो 0 को छुप जाएगा, तो लिखते हैं -1 प्लस समथिंग। अभी 0 दिख रहा है यहाँ पे, पूरा बंद नहीं हुआ, वो 0 दिख रहा है यहाँ पे, तो 0 प्लस समथिंग आता, तो 0 प्लस 3 इंटू लीस्ट काउंट। तो ये ऐसे भी लेते हैं ना, मेन स्केल रीडिंग कितनी है? 0 प्लस समथिंग, 0 से आगे है तो 0 प्लस समथिंग, समथिंग क्या है? 3, सर्कुलर स्केल रीडिंग 3 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट कितना? 0.005 mm, तो ये 0.015 mm। ये 0 एरर हो गया आपका। इस 0 एरर को वहां पे रखते हैं 0.015 mm। इसको सॉल्व करके निकालते हैं, आंसर क्या आता है, फटाफट इसका आंसर निकालते हैं सॉल्व करके। तो ये है 5.5 प्लस 4.8 मल्टीप्लाई बाय 0.005। अरे हैंग हो गए हो क्या? अरे नत करो ऐसा भैया, हैंग ना हो, इसकी गलती हम खुद ही कर लेते। .5 प्लस 4.8 इंटू 0.5.5 प्लस 4.8 मल्टीप्लाई बाय 0.005 माइनस 0.015। ठीक है, मैंने सही किया गलत किया वो दोबारा कैलकुलेशन करते हैं, मुझे डाउट हो रहा है। 4.8 मल्टीप्लाई बाय 0.005, ठीक है ना, प्लस किया मैंने 5.5 में, ये आया, और फिर माइनस किया 0.015, 5.509, 5.509। इन्हें मुझे मैच ही नहीं किया, कुछ मैं जल्दी करिए क्या? अरे ये 48 था, ये 4.8 नहीं था, 48 रेटिंग कॉन्साइड कर रही थी यार, यहाँ पे पता है पॉइंट किस लगा दिया मैंने, 48 था। तो 48 मल्टीप्लाई बाय 0.005 प्लस 5.5 माइनस 0.015, 5.725। बी आंसर आ रहा है, बिल्कुल ठीक, अब आया आंसर। द करेक्ट आंसर इज बी, 5.725। तो मैंने यहां पर क्या किया, मुझे पिच दिया था, सर्कुलर स्केल का डिवीजन दिया था, मैंने लीस्ट काउंट निकाला दोनों को डिवाइड करके। मुझे 0 एरर निकालने के लिए इंफॉर्मेशन दिया था कि 3 रीडिंग आ रहा है, तो 3 को मैंने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया, 0 प्लस समथिंग था, ये आ गया। अगर वो बोलते हैं 0 इधर हो गया तो -1 प्लस समथिंग करते, ठीक है, तो नेगेटिव 0 एरर था, -1 प्लस समथिंग करते, पर यहां पर दे रहा कि ऑलरेडी 3 दिख रहा है, 0 दिख रहा है, इसलिए लिखा। तो रीडिंग निकाला थिन शीट का 5.5 48, तो 5.5 प्लस 48 इंटू लीस्ट काउंट माइनस 0 एरर भी करना होता है, यहां पर ध्यान रखना आपको, ठीक है। वो एक्स्ट्रा रीडिंग दे रहा है तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब जाके आपको रीडिंग मिलेगा, ठीक है। तो अभी लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए आज की शाम का, 2019 का ये क्वेश्चन था। अगेन मैंने कोशिश करा है कि आपको जो क्वेश्चन दूं वो मैं प्रीवियस करके क्वेश्चन दूं, आपको कॉन्फिडेंस आया कि जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन बनते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ द स्क्रू गेज इज दिस। आपको इधर लीस्ट काउंट दे रखा है, निकालने की जरूरत नहीं है, 1 mm। मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड टू मेजर 5 माइक्रोमीटर डायमीटर। नहीं, ये लीस्ट काउंट नहीं है,
दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन ध्यान से। लीस्ट काउंट मतलब मेन स्केल है, स्क्रू गेज का नहीं है। मतलब आपको दे रखा है पिच, याद रखा 1 MSD कितना 1 mm। ये मेन स्केल का लीस्ट काउंट है कि मेन स्केल पे सबसे छोटी रीडिंग कितनी है। ये स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट नहीं है। तो घबराने गलती से गलत कर देने का नहीं, गलती से गलत कर देने का नहीं, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना होगा आपको। तो 1 MSD या पिच दे रखा है 1 mm के बराबर। मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है, मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन कितनी होनी चाहिए, तो आपको डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल निकालना है ताकि वो इतना कम से कम मेजर कर सके। मतलब लीस्ट काउंट, असली जो लीस्ट काउंट पूरे स्क्रू गेज का है वो है 5 माइक्रोमीटर। लैंग्वेज का खेल है, बाकी कुछ और नहीं। पूरे हम इतना मेजर करना चाहते हैं, कम से कम वैल्यू, मतलब लीस्ट काउंट कम से कम इतना होना चाहिए हमारे पास, ठीक है ना। तो लीस्ट काउंट हमने कहा कि 5 माइक्रोमीटर के बराबर है। अब लीस्ट काउंट क्या होता है, ये होता है पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल आपको मिलेगा जो कि है 1 mm डिवाइड बाय 5 माइक्रोमीटर। तो 10 की पावर -3, 10 की पावर -6, 10 की पावर 3 डिवाइड बाय 5 200 200 200 200 200 200 200 का मतलब आंसर आ रहा बी फॉर बाला। द करेक्ट आंसर इज बी। द करेक्ट आंसर इज बी। तो थैंक यू वेरी मच बच्चा, आज के लिए इतना ही काफी है। पूरा वन शॉट में आपको सारी बातें बताई, यूनिट से लेकर डायमेंशन से लेकर डायमेंशन एनालिसिस से लेकर सिग्निफिकेंट फिगर से लेकर राउंडिंग ऑफ से लेकर एरर्स से लेकर एरर्स की प्रोपोगेशन से लेकर वर्नियर कैलिपर से लेकर स्क्रू गेज तक वन शॉट में हम लोगों ने कवर किया है। बहुत मेहनत लगती है बेटा वन शॉट पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जेईई मेंस। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट।